Good afternoon, students. Sonakshi Gupta. Yes, last class was superb. थैंक यू बेटा। सारे टीचर्स अपनी तरफ से सुपर क्लास देने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्लास शंकर दत्त फुलारा सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से ली थी और प्लानिंग के बारे में आपको बताया था। बहुत ही बढ़िया क्लास थी। तो आज भी हम प्लानिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। पूजा बेहरा लिख रही है, टुडे वी विल डिस्कस केस स्टडीज क्वेश्चंस। यस बेटा, केस स्टडीज के क्वेश्चंस भी देंगे आपको। और बेसिकली आज हमारा टाइप्स ऑफ प्लान टॉपिक है, प्लानिंग में ही। अभिषेक गौतम सर वैकेशन होंगे? बेटा वैकेशन ही चल रहे हैं अब आपके, स्कूल तो आप जा नहीं रहे, छुट्टियां ही छुट्टियां हैं आपकी। बट ऑनलाइन क्लासेस अभी चलेंगी। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अभी कुछ नहीं आया, कब तक ऑनलाइन से आपकी वैकेशन के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। शायद अभी चलेंगी ये, बट वैसे आपकी स्कूल से तो वैकेशन ही है। बबलू चौधरी सर, यू आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू बेटा। सारे बेस्ट हैं हमारे साथ, जितने भी हैं बहुत बढ़िया, सारे बेस्ट बेस्ट छांट के लाए हैं आपके लिए। ऐसे टीचर इकट्ठे आपको मिलने बहुत मुश्किल हैं। तो ये टाइम बहुत ही क्रूशल है आपके लिए, इतने सारे लोगों का एफर्ट्स है। तो बेटा ध्यान से सब कुछ जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, इतने सारे टीचर्स हैं। उत्कर्ष श्रीवास्तव सर, आप मेरा नाम नहीं लेते। ले लिया भाई, अब तुम्हारा नाम भी ले लिया उत्कर्ष। कोशिश मैं करता हूँ सबके नाम लेने की। मनमीत सिंह सर, सिलेबस में कोई चेंज है? बेटा कोई चेंज नहीं है, सिलेबस सेम टू सेम भैया जो लास्ट ईयर का था। सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेमिंग में चेंज हो सकता है। जैसे पिछली बार आपके 34 क्वेश्चन थे, इस बार हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सिलेबस लगभग सेम टू सेम है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा ब्लूप्रिंट में चेंज है, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग में थोड़ा सा चेंज आ सकता है, बाकी सारा वही है बेटा। सर स्क्रीन में किसकी पिक है? राजकुमार। बेटा पहचानो, शायद मेरी है ये। सर प्लीज़ हिंदी में भी ज्योति सिंह। बेटा आज मैंने बिल्कुल हिंदी में भी क्वेश्चंस भी आपके लिए हिंदी में टाइप किए हैं, और जितना भी कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आज, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस भी आज मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप किए हैं, और कंटेंट भी आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो इसलिए हिंदी वालों को मैंने ध्यान में रख के ही बनाया पूरा, तो हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चंचल गहलोत, आई एम सो लकी बिकॉज अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हमें इतने अच्छे टीचर्स नहीं मिलते। थैंक्स। थैंक्स चंचल। हमें भी आप जैसे स्टूडेंट से बात करने का मौका मिल रहा है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन नहीं होता तो हम भी आपको कैसे पढ़ाते, इतने सारे बच्चे हमें कैसे जानते। पहले हम सब 30-40 बच्चों तक ही सीमित थे, अब हम इतने सारे बच्चों से डील कर रहे हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ हम डील कर पा रहे हैं, और टीचर्स भी बहुत सारे अच्छे हैं। तो आप भी लकी हो और हम भी लकी हैं, दोनों ही लकी हैं। रंजीत कुमार सर, रिजल्ट कब आएगा? बेटा आने वाला रिजल्ट बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी। आनंद नेगी, यस सर, यू आर वेरी नाइस टीचर, यू एक्सप्लेन ऑल टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू बेटा। सारे ही टीचर्स सब कुछ अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। छुट्टियां ज़रूर आप सोच रहे हो कोरोना में सर छुट्टियां, ऑनलाइन क्लासेस। बेटा लेकिन ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, जो क्वेश्चंस दे रहे हैं बेटा, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से इन क्लासेस को अटेंड करो। हो सकता है अभी आपको थोड़ी सी दिक्कत लग रही हो सर छुट्टियों में भी, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सब करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट बता रहे हैं। तो बेटा आप ध्यान से पढ़ो।
आशीष कुमार खोसला, सर योर वे ऑफ टीचिंग इज़ वेरी नाइस। थैंक यू बेटा, सबका वे बहुत अच्छा है और हम तो कोशिश अच्छे तरीके से ही करते हैं। समय द टेक्निकल, सर आज कौन सा टॉपिक है बेटा? सामने देखो स्क्रीन पर टॉपिक नजर आ रहा है आपको, टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़ेंगे आज हम। प्लानिंग चैप्टर चल रहा है हमारा और टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा आज। ज्योति सिंह, आप मेरे फेवरेट टीचर हो सर। थैंक यू थैंक यू आप भी मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो। परमिंदर कौर, सर मैंने अकाउंट्स के लिए डाउट देखा था, मैंने मेल किया बट सर ने क्लियर नहीं किया। बेटा कर देंगे क्लियर, हो सकता है उन्होंने ना देखा हो, आपके सारे डाउट पहुंचा देंगे सर तक। अगली क्लास जब भी होगी सर आपके सारे डाउट सॉल्व कर देंगे, सारे डाउट सॉल्व करेंगे बेटा सर, आपको सारे डाउट पहुंचा देंगे उन तक। सक्सेस पॉइंट, दिस टाइप ऑफ क्लास कंटिन्यूसली चलना चाहिए। बेटा बिल्कुल, हम तो खुद यही कोशिश कर रहे हैं कि ये क्लास चलते रहें, चाहे लॉकडाउन बंद भी हो जाए तब भी हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस चलती रहें। हम तो खुद आपके लिए चाहते हैं कि क्लासेस चलती रहें। रिजल्ट आ जाएगा बेटा, आपका रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट की टेंशन मत लो, रिजल्ट आने वाला है सारा। बेटा हिंदी में ही बता रहा हूँ मैं अभी तक, तो इंग्लिश तो मुझे आती ही नहीं ज़्यादा, इसलिए मैं तो हिंदी में ही बताता हूँ आपको। सारी चीज़ें हिंदी में ही बता रहा हूँ मैं आपको, और कोशिश भी यही कर रहा हूँ हिंदी में ही बताने की सारी। सर वाई वी नीड टू प्लानिंग, श्वेता कुमारी। बेटा सिंपल सी चीज़ है, प्लानिंग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब आप पढ़ रहे हो, आज ये क्लासेस अटेंड कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? आपने कुछ टारगेट बनाया होगा ना अपना, कि मैं सर बोर्ड के एग्ज़ाम दूंगी इस बार, तो सर मेरे 100 में से 100 आए बिजनेस स्टडीज़ में, या मैं टॉप करूं क्लास में, ऐसा कुछ सोचा होगा आपने। तो बेटा आपने सोच लिया, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए प्लानिंग तो चाहिए। अब ऐसा नहीं मैंने सोचा आपने सोच लिया सर मैं टॉप कर दूंगी, लेकिन बेटा प्लान के बिना तो कुछ नहीं होगा ना, सोचने से सब कुछ नहीं होता। तो प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी है ना बेटा, लाइफ में आपको प्लान करना पड़ेगा। मैं फर्स्ट आऊँगी या मैं टॉप करूँगी तो कैसे करूँगी, मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, रोज़ मैं कितने घंटे पढ़ूँ। तो बेटा प्लानिंग तो हर जगह ज़रूरी है, हर जगह। प्लानिंग के बिना तो बेटा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, प्लानिंग तो चाहिए ही चाहिए बेटा। प्लानिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन ही क्या था? प्लानिंग। तो प्लानिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ममता शर्मा, सर आप कौन सी बुक यूज़ करते हो? बेटा बुक बुक तो जो है हम सारी यूज़ करते हैं, स्पेशली बेटा एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं बिजनेस स्टडीज़ के लिए मैं कहूँगा बेस्ट है। बाकी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बुक आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन येस एनसीईआरटी बुक्स आर बेस्ट फॉर बिजनेस स्टडीज़। बाकी बुक आप कोई भी यूज़ कर लो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। तो यस बेटा, वो थोड़ा सा म्यूट हो गया था वॉल्यूम। तो आज का बेटा टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब हम, वो थोड़ा सा म्यूट हो गया था वॉल्यूम। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, टाइम हो गया हमारा, 12:30 हो चुके हैं। चलो जी, तो आज का टॉपिक बेटा आपके सामने है टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो सबसे पहले मैं जैसे कोट से स्टार्ट करता हूँ, वैसे ही आपके सामने कोट है। अभी एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, तो बेटा आपके सामने एक कोट आ रहा है, आप ध्यान से देखो उसको। सपने और लक्ष्य प्राप्ति में सिर्फ फर्क है किसका? रेड से मार्क हो रखा आपका, योजना का। तो बेटा आप सपने तो सारे ही देखते हो, लेकिन उन सपनों में आपने जो लक्ष्य देखा है उसको प्राप्त करने में और सपने में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, योजना का, जिसको बोलते हैं हम प्लानिंग, प्लान्स। तो बेटा आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जब तक आप प्लान नहीं करोगे, योजना नहीं बनाओगे, तब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे अभी किसी ने पूछा था सर प्लानिंग क्यों जरूरी है, तो मैंने यही कहा ना, आपने सपना देखा मान लो कि सर मैं
कॉमर्स स्ट्रीम में टॉप कर दूंगी सर सीबीएसई में, या मैं कर दूंगा टॉप, तो ठीक है आपने सपना देखा, लेकिन बेटा उसको प्राप्त करने के लिए आपको योजना तो चाहिए ना, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी आपको। जब तक आप योजना नहीं बनाओगे तो सपने अपने आप तो पूरे होंगे नहीं, तो आपको योजना बनानी पड़ेगी। उसके लिए बहुत सारा प्रोसीजर होगा, कैसे आप टॉप कर सकते हो सोचोगे, उसके बारे में फ्यूचर प्लानिंग बनाओगे, कितने घंटे पढूं, कौन सी बुक से पढूं, रोज कैसे रिवीजन करूं, और बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो बेटा योजना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लक्ष्य प्राप्ति में। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो ध्यान से देखना बेटा आज। और ये आपके साथ बहुत सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं, सबको आप जानते ही हो। अरुण कुमार सेठी आपके सामने अभी प्रेजेंट कर ही रहे हैं, मिस ज्योत्सना दावर, मिस्टर पुनीत गोला, मिसिस आशा शेठ मैम, एस डी फुलारा सर, ज्योति कौशिक मनन मैम, मुकेश शर्मा सर, महेश जैन सर और अनुराधा बॉस, ये सारे बेटा बिजनेस स्टडीज की टीम के मेंबर्स हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, और इन सबका एफर्ट्स क्लासेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप बहुत ही ध्यान से क्लासेस देखिए। अब ये देखो आपके सामने एक प्लानिंग का नजर आ रहा है कॉन्सेप्ट। आप ये पिक्चर देख लो कि आप गेम भी खेलते हो, कोई भी गेम खेलो आप। अब आप जैसे सामने देख रहे हो अपने कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें क्या करना है, बॉल को डालना है इसके अंदर, लेकिन हमें क्या करना है, नीचे आप देख लो कीपिंग द ऑब्जेक्टिव इन व्यू एंड बीइंग, यानी हमें पता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस के अंदर बॉल को डालना, लेकिन हमें उसके साथ साथ एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो बहुत सारी प्लानिंग है इसके पीछे कि हम कितनी स्पीड से बॉल डालें, किस तरीके से हमें स्पीड से बॉल डालनी है। तो ये सारा बेटा प्लानिंग आप हर जगह यूज करते हो, चाहे गेम्स हो तो गेम्स में भी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट क्लास में आपको सर बता चुके हैं बेटा। अब देखो जी, अब ये आपके सामने बेटा एक पिक्चर आ रही है, और आप सबने एक मूवी देखी भी होगी क्योंकि फिल्में तो आप सारे देखते ही हो, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, देखिए आप सबने, बहुत ही अच्छी फिल्म थी द सर्जिकल स्ट्राइक उरी। तो बेटा ये ओरिजिनल जो उरी अटैक हुआ था, उसमें जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए थे एट द स्पॉट, ऑन द स्पॉट जो इसको बोले हम, 18 हमारे जो थे बेटा सैनिक शहीद हो गए थे। तो इनकी पिक्चर्स हैं। और ये अटैक कब हुआ था ये भी आपको याद होगा बेटा, ये अटैक हुआ था हमारा 18 सितंबर 2016 को, यानी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पे उरी में अटैक हुआ था, जिसमें ऑन द स्पॉट बेटा इन 18 जो हमारे सोल्जर्स थे, ब्रेव सोल्जर्स, उनकी डेथ हो गई थी। अब आप सोचोगे सर ये क्यों बता रहे हो मैं, तो बेटा आज के टॉपिक का मैं इसी से थोड़ा सा लिंक लेके चलूंगा। पूरी मूवी आपने अगर देखी है तो बेटा बहुत सारी चीजें आप प्लानिंग की उससे सीख सकते हो। देखो अब आपके सामने, अब जब उरी अटैक हुआ तो क्या किया गवर्नमेंट ने, प्लानिंग स्टार्ट की, इनिशिएट क्या किया, प्लानिंग क्या किया उन्होंने। देखो आप आपके सामने आ रहा है कि आफ्टर सच ए ब्रूटल अटैक द मोदी गवर्नमेंट वाज अंडर ए स्ट्रांग प्रेशर टू retaliate and teach Pakistan a lesson that defensive policies could be long term but not forever। यानी उनको लगा कि यार जब इतना तगड़ा अटैक किया है हमारे ऊपर, हमारे इतने सारे सोल्जर्स मारे गए हैं, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये दोबारा अटैक ना हो, और हमारी पॉलिसीज को हमें इस तरीके से बनाना है कि हमारे ऊपर दोबारा अटैक ना हो और हम बदला ले सकें उनसे। तो दे मे बी अटैक अल्टर्ड कीपिंग ऑब्जेक्टिव इन माइंड, यानी उन ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि जो हम चेंज भी कर सकें जब भी जरूरत पड़े। तो बेटा उन्होंने क्या किया, आपने देखा उस मूवी का नाम भी यही था, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। तो उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट की कि हम क्या करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे बेटा। तो उन्होंने उसका बदला लेने के लिए प्लानिंग स्टार्ट की सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। तो आज का बेटा हमारा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ प्लान। तो ध्यान से देखना, आप मूवी को लिंक करके चलोगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है बेटा हमारा टाइप्स ऑफ प्लान्स, यानी योजनाओं के प्रकार। अब सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्लान होता क्या है। तो एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्रिपेयर ए प्लान बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन और अंडरटेकिंग एनी प्रोजेक्ट। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कोई भी संगठन है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, जैसे अभी आपको उरी के बारे में बताया, गवर्नमेंट हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो बेटा सबको जो है बिजनेस चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक क्या बनाना पड़ता है, प्लान। यानी प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी मैं किसी चीज को मतलब धरती पे, या उसको हम बोलते हैं ना कि लाना चाहता हूँ कि उसको वो मेरा पूरा हो जाए, तो बेटा उसके लिए योजना तो चाहिए ही चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है योजना। और प्लान्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द यूज एंड द लेंथ ऑफ द प्लानिंग पीरियड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम प्लान तो बनाते हैं बेटा, लेकिन प्लान्स कई टाइप के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम उसका यूज किस तरीके से कर रहे हैं और उसकी लेंथ कितनी है प्लान की, यानी टाइमिंग कितना है उसका। तो उपयोग और लंबाई के आधार पर बेटा हम योजनाओं को
कई प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा मैंने, तो इसीलिए आप स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना आराम से, हिंदी में भी आप देख सकते हो क्या है। तो अब देखो बेटा, टाइप्स ऑफ प्लान्स में सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं सिंगल यूज प्लान। अब नाम से ही पता चल रहा है आपको, एकल प्रयोग योजना। तो आप नाम से ही समझ जाओगे, यानी ऐसा प्लान जिसको हम सिर्फ एक ही बार यूज करते हैं, सिंगल यूज प्लान कहलाता है वो। ए सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर ए वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट। तो सिंपल सी चीज है बेटा, वो सिर्फ एक ही टाइम के लिए बनाया जाता है, नहीं किसी भी एक घटना या परियोजना के लिए हम उस प्लान को अगर बनाते हैं तो वो कहलाता है बेटा सिंगल यूज प्लान। सेकंड है, such a course of action is not likely to be repeated in future, means they are non recurring situations। तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसे प्लान होता है बेटा, वो वन टाइम के लिए होता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें उसकी भविष्य में दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो वन टाइम के लिए होता है, उसी टाइम के लिए। तो हम उसको दोहराते नहीं है, इसीलिए हम उसको नॉन रेकरिंग नेचर का बोल देते हैं, यानी जो बार बार नहीं होता। फिर उसके बाद बेटा इसका जो टाइम पीरियड होता है, इट मे स्पैन ए वीक और ए मंथ, ए प्रोजेक्ट में समटाइम्स भी ओनली वन डे। तो बेटा ऐसा होता है कि इसका टाइमिंग हो सकता है एक महीने का हो सकता है एक हफ्ते का हो सकता है बेटा ये एक दिन का ही हो। तो डिपेंड करता है इसकी लेंथ के ऊपर कि ये कितने टाइम के लिए आपने बनाया, लेकिन यूज ये सिर्फ जनरली एक ही बार होगा। उसके बाद है बेटा इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होते हैं, दीज प्लान्स इंक्लूड्स बजट्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो बेटा इसके अंदर बजट, कार्यक्रम और परियोजनाएं शामिल होती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंगल यूज प्लान होता क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो आपके सामने है बेटा, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं कि सिंगल यूज प्लान होता क्या है। नेक्स्ट है बेटा हमारा सेकंड टाइप है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग आप समझते हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम स्थायी योजना, यानी परमानेंट बोल सकते हैं जिसको हम। तो इसमें होता क्या है बेटा, एक स्टैंडिंग प्लान इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये लगातार कई टाइम तक हम यूज करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टैंडिंग टाइम। तो ये स्थायी होता है, यानी बहुत लंबे टाइम तक हम इसको यूज करते हैं। और इट इज डिजाइन टू इंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, ये जो बनाए जाते हैं स्टैंडिंग प्लान, ये इसलिए बनाए जाते हैं कि जो हमारा इंटरनल ऑपरेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल ऑपरेशन है या आंतरिक संचालन है, वो बिल्कुल ठीक तरीके से चलता रहे बेटा। और इट इज यूजुअली डेवलप्ड वंस बट इज मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मीट बिजनेस नीड्स एज रिक्वायर्ड। तो स्टैंडिंग तो हम इसको बोलते हैं क्योंकि हम लंबे टाइम तक यूज करेंगे, लेकिन हम बेटा इसमें ये भी देखते रहते हैं कि अगर इसको थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत पड़ी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो बेटा हम इसको थोड़ा सा चेंज भी करते रहते हैं जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी। तो जरूरी नहीं कि लाइफ टाइम में एक जैसा ही रहे, जैसे जैसे हमें लगता है तो थोड़ा सा हम इसमें मॉडिफाई करते रहते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और स्टैंडिंग प्लान्स में बेटा क्या क्या आते हैं, पॉलिसीज हो गई आपकी, प्रोसीजर्स हो गए, मेथड्स हो गए और रूल्स हो गए। हिंदी में अगर हम बोलें तो नीतियां, प्रक्रियाएं, विधियां और नियम। तो बेटा ये सारे के सारे आपके टाइप्स ऑफ प्लान्स में आते हैं स्टैंडिंग प्लान। तो आपको दो तरह के प्लान बताए मैंने, एक था वन टाइम यूज प्लान और एक है बेटा स्टैंडिंग प्लान। तो वन टाइम वाला जो होता है वो एक ही बार में हम यूज करते हैं, वन टाइम इवेंट के लिए बनता है। लेकिन जो स्थायी योजना है बेटा वो लॉन्ग टाइम के लिए बनती है, लेकिन हम उसको बीच बीच में अल्टर कर सकते हैं जैसे हमें जरूरत पड़े सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो दो तरह के प्लान्स अभी तक हमने डिस्कस किए, कौन कौन से, एक सिंगल यूज प्लान और एक स्टैंडिंग प्लान। तो जी सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं बेटा वो पार्ट होते हैं किसका, ऑपरेशनल प्लानिंग का। ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस समझते हो ना आप, स्टार्टिंग में पिछले सेशन में आपको पुलारा सर ने बताया था प्लानिंग के बारे में। तो जितना भी हमारा पूरा प्लानिंग प्रोसेस है जिसको हम बड़े लेवल पे बोलते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग, तो बेटा ये सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान दोनों ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, यानी उसका एक पार्ट होते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये मैं आपको बता लूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज यूजुअली आर नॉट क्लासिफाइड एज सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान। यानी उद्देश्य और व्यू रचना, स्ट्रेटजी को हम बोल देते हैं व्यू रचना, रणनीति, मोर्चाबंदी, हिंदी में अलग अलग नाम है इसके। तो आमतौर पर हम इसको ना तो एकल उपयोग में यूज करते हैं ना ही स्थायी योजनाओं में। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में आ भी जाता है कई बार, कि बेटा ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजीज जो होते हैं ना तो वो हम उसको सिंगल यूज प्लान में लेते हैं और ना ही स्टैंडिंग में लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चे ये गलती करके आ जाते हैं, इसमें कोई सिंगल यूज डालाता है कोई स्टैंडिंग डालाता है, जबकि ये ना तो सिंगल यूज प्लान है बेटा और ना ही स्टैंडिंग प्लान है। इसको आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजीज किसी भी प्लान के अंदर नहीं आते। और स्ट्रेटजी होती क्या है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में रणनीति, मोर्चाबंदी। तो बेटा स्ट्रेटजी क्या होता है, इज ए जनरल प्लान प्रिपेयर्ड बाय टॉप मैनेजमेंट आउटलाइनिंग रिसोर्स एलोकेशन,
priorities and takes into consideration the business environment and competition। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि स्ट्रेटजी होती क्या है। जब भी कोई भी बिजनेस रणनीति बनाता है, या जैसे अभी मैंने आपको उरी का बताया कि रणनीति जब हम बनाते हैं बेटा, तो एक जनरल प्लान बनाते हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट बनाते हैं, और वो देखता है कि इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है, कौन कौन से संसाधनों की जरूरत है, हमारी प्रियोरिटीज क्या हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बेटा इसमें हमें स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है। आपको उनको बताया होगा ना, स्वॉट एनालिसिस होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। जो आपने बिजनेस एनवायरनमेंट लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल। तो हमें बेटा उन सबका ध्यान रखना पड़ता है जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। और कंपटीशन कितना है मार्केट में, या प्रतिस्पर्धा कितनी है, तो ये सारी चीजें बेटा स्ट्रेटजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान होती है। स्ट्रेटजी इफेक्टेड होती है बिजनेस एनवायरनमेंट और कंपटीशन से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेटजी। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं बेटा वो भी टॉप मैनेजमेंट ही बनाता है, एंड सर्व एज ए गाइड फॉर ओवरऑल प्लानिंग। तो जितनी भी हमारी ओवरऑल प्लानिंग है उसकी एक तरीके से गाइड होती है ऑब्जेक्टिव्स, यानी लास्ट में हमें कहाँ पहुंचना है ये भी टॉप मैनेजमेंट बनाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजी बेटा दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव एंड होता है जहाँ पे हमें लास्ट में जो लक्ष्य चाहिए, और स्ट्रेटजी एक तरीके का बहुत ब्रॉड प्लान होता है जो बताता है कि ऑब्जेक्टिव को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। तो अभी तक मैंने सिर्फ आपको सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान और थोड़ा सा स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया जो कि प्लान का पार्ट नहीं होते। तो चलो जी, अब बहुत देर मैंने बोल लिया। अब ये ऑनलाइन क्लास सपोर्ट एक आपको बता रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, जो आपको स्लाइड दिखाते थे। तो वैसे तो आपको पता ही है सारी, आप स्क्रीन रिफ्रेश करिए, असाइनमेंट आपके उसमें हैं, सारी चीज़ें हैं। कोई भी डाउट हो आपको तो बेटा ये एक नया वेबसाइट बनाई गई है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके, जिन बच्चों का अकाउंट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उनको किसी भी किस्म की लॉगिन में, तो बेटा आप यहाँ जाके लॉगिन करिए, और यहाँ पर आपको उसी टाइम आपकी आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो बेटा इस वेबसाइट पे जाके आप किसी भी तरीके की कोई भी सपोर्ट हो उसको आप यूज कर सकते हैं बेटा। तो चलो जी, अब बहुत देर हो गई मुझे बोलते बोलते, अब मैं थोड़ा सा आपका भी टेस्ट ले लूँ, मैं भी थक गया हूँ। तो अब लो जी, आपके लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, और मैं आपका वेट करूंगा। प्लान्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स डिपेंडेंट ऑन द डैश एंड द डैश ऑफ प्लानिंग पीरियड। तो मैंने आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, बट आप टाइप क्योंकि इंग्लिश में ही कर पाओगे, तो फटाफट मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ बेटा। फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर फटाफट टाइप करके बताओ मुझे, ये जो दो फिल इन दी ब्लैंक्स है इसमें क्या आएगा। फटाफट मैं आपका चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ। Plants can be classified into several types dependent on the dash and the dash of planning। तो दोनों डैश यानी दो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, इसमें क्या आएगा जरा फटाफट बताइए, जरा मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विकली 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 वेट कर रहा हूँ। मयंक शार्क, यूज एंड लेंथ, वेरी गुड बेटा। रतन शर्मा, नेचर एंड टाइम, यूज एंड पीरियड, यूज एंड लेंथ, दामू शर्मा। मयंक, यूज एंड लेंथ, स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि पूछा क्या गया है। यूज एंड टाइम, सिंगल, लॉन्ग, बेटा ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। प्लान्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स डिपेंडेंट ऑन द डैश एंड द डैश ऑफ प्लानिंग पीरियड। नेचर एंड टाइम, टाइम एंड स्टैंडर्ड। बहुत सारे बच्चों के करेक्ट आंसर्स भी आ रहे हैं, बहुतों को क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बेटा। आप जल्दी जल्दी आंसर देने के चक्कर में क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बेटा हमेशा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, जल्दी नहीं करनी एग्जाम में भी। अब देखिए इसका आंसर आपके सामने है बेटा। प्लानिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स डिपेंडेंट ऑन द यूज एंड लेंथ ऑफ द प्लानिंग पीरियड। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि योजनाओं को बेटा उपयोग और अवधि के आधार पर हम डिफरेंट टाइप्स में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो इसका आंसर था बेटा यूज एंड लेंथ। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया उनके लिए जोरदार क्लैपिंग। तो बेटा इसका आंसर है यूज और लेंथ। यूज और लेंथ के अकॉर्डिंग ही बेटा हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, आपको बताया था, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज क्या होता है, एक ही बार यूज होता है। स्टैंडिंग प्लान लगातार यूज होता है। लेंथ जो होती है सिंगल वाले की कम होती है, और जो स्टैंडिंग है उसकी ज्यादा लेंथ होती है। तो ये आपको क्लियर रखना है, बहुत बढ़िया, गुड। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर एक फिल इन दी ब्लैंक्स है बेटा। वन टाइम इवेंट प्लान इज डैश यूज प्लान।
यानी कि एक समय की घटना योजना एक डैश उपयोग योजना है। तो अभी अभी आपको मैंने टाइप्स ऑफ प्लान बताए, फटाफट जरा फिल इन दी ब्लैंक्स में फिल करो आप, क्या आंसर आएगा आपका, जल्दी 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 जल्दी, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। अख्तरी खातून सर, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत ज़्यादा बेटा। आंसर दो फटाफट, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आंसर देख रहा हूँ सारे, जल्दी से आंसर दो। बहुत बच्चों ने गलत भी आंसर दिया है पहले वाले का, इसलिए जल्दी मत करना, ध्यान से। सिंगल 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 यूज सिंगल यूज सिंगल यूज सिंगल यूज। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं और इतनी फास्ट आंसर आ रहे हैं कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि भाई इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं। गुड, वेरी गुड। चलो जी, वन टाइम इवेंट प्लान इज ए सिंगल यूज प्लान। बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि 99.9% बच्चों की, बल्कि 100% सबके करेक्ट आंसर्स आए हैं। बहुत बढ़िया बेटा। तो वन टाइम इवेंट प्लान जो होता है बेटा, उसी को हम सिंगल यूज प्लान बोलते हैं या हम एकल उपयोग योजना बोलते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड आंसर्स, बहुत जबरदस्त, गुड। चलो जी, नेक्स्ट पे आता हूँ बेटा, एक और फिल इन दी ब्लैंक्स लेते हैं। एफिशिएंसी इन रूटीन डिसीजंस कैन बी एनहेंस्ड बाय डैश प्लान्स। नियमित योजनाओं में दक्षता डैश योजनाओं के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अब बेटा ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग लगाना, जल्दी नहीं। एफिशिएंसी इन रूटीन डिसीजंस बोला गया है, कैन बी एनहेंस्ड बाय डैश प्लान्स। तो बेटा इसमें कौन सा प्लान आएगा, फटाफट जरा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या आंसर आना चाहिए इसका, जल्दी से ध्यान से पढ़ना लेकिन क्वेश्चन को। एफिशिएंसी इन रूटीन डिसीजंस, तो रूटीन डिसीजंस हैं ये, उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से, मैं आपका वेट कर रहा हूँ बेटा आंसर्स का, फटाफट जरा। स्टैंडिंग स्टैंडिंग कुसुम विशाल केशव सिंगल, स्टैंडिंग 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 प्लान स्टैंडिंग प्लान स्टैंडिंग 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 स्टैंडिंग। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सिंगल भी आंसर आ रहा है कुछ कुछ का, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का स्टैंडिंग प्लान आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग गया है। बेटा मैंने बताया ना, रूटीन डिसीजंस को ध्यान में रखना। रूटीन मतलब जो डेली रूटीन की होती है, यानी लगातार चलेगा, लॉन्ग टाइम तक चलेगा, बार बार होगा, रेकरिंग नेचर का जो होता है उसको बोलते हैं ना रूटीन। तो रेकरिंग वाली क्या थी बेटा, स्टैंडिंग प्लान्स, यानी कि नियमित योजनाओं में दक्षता को स्थायी योजनाओं के द्वारा बढ़ाया जाता है। यानी एफिशिएंसी इन रूटीन डिसीजन कैन बी एनहेंस्ड बाय स्टैंडिंग प्लान, क्योंकि रूटीन डिसीजंस है बेटा ये, रेगुलर वाले, यानी बार बार जो होते हैं, रेकरिंग नेचर के। तो लॉन्ग टाइम में हम स्टैंडिंग प्लान्स का यूज करते हैं। बहुत बढ़िया आंसर्स बेटा, वेरी गुड, गुड। नेक्स्ट पे आता हूँ बेटा, फिल इन दी ब्लैंक्स में एक और क्वेश्चन है आपके सामने। डैश प्लान इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको भी ध्यान से पढ़ना जरा। अकर्स रेगुलरली ओवर ए पीरियड, डैश योजना का उपयोग उन गतिविधियों के लिए किया जाता है जो नियमित रूप से समय समय पर होती हैं। तो बेटा क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी 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 से बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का। विपिन कुमार, आपका नाम ले लिया बेटा मैंने, सबका नाम ले रहा हूँ मैं। आंसर दो मुझे फटाफट जरा इसका। डैश प्लान इज यूज फॉर एक्टिविटीज दैट अकर्स रेगुलरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वेरी गुड, आंसर आने स्टार्ट हो गए। स्टैंडिंग 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 स्ट्रेटजी स्टैंडिंग सिंगल यूज स्टैंडिंग सिंगल स्टैंडिंग स्टैंडिंग। अभी इतनी फास्ट जा रहे हैं बेटा नाम की, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ नाम, इसलिए नाम नहीं लूंगा मैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के बेटा करेक्ट आंसर आए हैं। स्टैंडिंग, बिल्कुल, अभी अभी मैंने खुद ही आपको बताया था, जहां भी रेगुलरली ओवर ए पीरियड लिखा हो बेटा, तो वहां पर स्टैंडिंग प्लान्स का यूज होता है, यानी लगातार बहुत बड़े टाइम तक हम इनको यूज करते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर है स्टैंडिंग प्लान। बहुत ही बढ़िया आपके जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। चलो जी, एक फिल इन द ब्लैंक्स खत्म करके अब सच और झूठ पे आते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग ए वर्कशॉप ऑन द प्रिपरेशन ऑफ बुटीक यूज इन द बिजनेस स्टडीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूज प्लान। तो आपके हिसाब से ये ट्रू है या फॉल्स है। व्यवसायिक अध्ययन में प्रयुक्त बुटीक की तैयारी पर एक कार्यशाला का आयोजन एकल उपयोग योजना का एक उदाहरण है। तो बेटा इसका आंसर आप बताओ, ट्रू है या फॉल्स है। वर्कशॉप है, ध्यान रखना, वर्कशॉप, समझते हो ना वर्कशॉप क्या होती है, और बुटीक
जैसे हमें कोई बुटीक खोलना है, टेलरिंग की शॉप खोलनी है, उस पर एक वर्कशॉप की हमने प्रिपरेशन के लिए कि हम बुटीक कैसे खोल सकते हैं। तो बेटा वो किस तरह का एग्जाम्पल है, सिंगल यूज प्लान है क्या वो? तो ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर देना है। फॉल्स फॉल्स ट्रू। बेटा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। वर्कशॉप ऑन प्रिपरेशन, वर्कशॉप पे ध्यान देना वर्ड में। ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, स्टैंडिंग, ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स। बहुत सारे बच्चों के बेटा ट्रू आ रहे हैं और बहुतों के फॉल्स भी आ रहे हैं। तो बेटा आपको ध्यान क्या देना है? लैंग्वेज पे। वर्कशॉप, अब आपने सुना है ना वर्कशॉप क्या होती है? एक दिन की होती है जनरली, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन। किसी भी टॉपिक पे जब हम वर्कशॉप करते हैं बेटा, तो वो 1 या 2 दिन की होती है और ये स्पेसिफिक है, एक ही टॉपिक है बुटीक। तो बेटा ये कौन सा होगा? सिंगल यूज प्लान। तो बेटा बहुत ही बढ़िया जवाब आए हैं आपके, ट्रू है ये, क्योंकि ये एक वर्कशॉप की बात कर रहा है। तो वर्कशॉप आप जब अटेंड करते हो बेटा, तो ज़्यादातर वो 1 दिन की होती है, 2 दिन की होती है, मैक्सिमम 3-4 दिन की होती है। तो आपको बताया था कि सिंगल यूज प्लान होता है बेटा वो जो वन टाइम इवेंट के लिए होता है। तो क्योंकि इसमें सेमिनार टाइप की बात की है हमने, वर्कशॉप की बात की है, तो बेटा ये सिंगल यूज प्लान ही है। ट्रू है आपका आंसर। जिन्होंने भी ट्रू दिया था उनके लिए जोरदार क्लैपिंग। बहुत से बच्चों ने फॉल्स भी लिखा था, लेकिन बेटा इसका आंसर ट्रू है। तो ट्रू रहेगा। और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, क्यों ट्रू है? क्योंकि ये एक वर्कशॉप है और वर्कशॉप बेटा सिंगल यूज के लिए ही होती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलेगी वो, और एक पर्टिकुलर यूज होता है उसका। सिर्फ हमें ये बताया गया हम बुटीक कैसे खोल सकते हैं। तो बेटा इसका आंसर है ट्रू। बहुत बढ़िया आंसर सारे, वेरी गुड। चलो जी, एक मैचिंग वाला है। अब इसमें थोड़ा टाइम लेना बेटा आप। ये मैचिंग का क्वेश्चन है, आपको मैच करना है सिंगल यूज प्लान ABCDE किस किस से मैच हो सकता है। अब इसमें आंसर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ध्यान रखना बेटा जरा उसका। सिंगल यूज प्लान है, हो सकता है उसमें ABCDE पांचों आए, हो सकता है उसमें 2 ही आए, हो सकता है उसमें 3 भी आए। ऐसे स्टैंडिंग प्लान में आपके सामने 5 ऑप्शन है। तो हो सकता है बेटा उसमें आंसर ज्यादा भी हो। तो आपको ऐसे लिखना है आंसर 1ABC। अगर आपको लग रहा है जैसे 1 है सिंगल यूज प्लान का आंसर, ABC तीनों है, तो आप ऐसे लिखो 1ABC। ऐसे ही स्टैंडिंग प्लान अगर आपको लग रहा है कि ABC तीनों है, तो ऐसे लिखो 2ABC। ध्यान से, यानी 1 के आगे कौन कौन सा मैच हो सकता है, एक से ज्यादा आंसर है इसमें, ये ध्यान रखना। तो आपको इस तरीके से लिखना है 1ABC, 2ABC, यानी जो भी आपको लग रहा है 1 और 2 से मैच कर रहे हैं। एक से ज्यादा आंसर है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, यानी सिर्फ एक को मैच नहीं करना, आप जितने ज्यादा से ज्यादा मैच कर सकते हो। 1 में कौन कौन से ABCD आंसर आएंगे, जरा फटाफट ध्यान से पढ़ के जरा। आंसर आने शुरू हो गए, वेरी गुड। 1CE मुकेश शर्मा दे रहा है 1CE, ठीक है। और देखो जी, संदीप सिंह का भी आया है 1AE। दिनेश यादव 1C2E, वेरी गुड। फास्ट फास्ट, एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं और बहुत सारे बच्चों के करेक्ट आंसर आ रहे हैं बेटा। तो मैं आपको आंसर भी बता ही देता हूँ। आप देखो, सिंगल यूज प्लान पहला मैंने किससे मैच किया? ए से। ऑर्गेनाइजिंग ए कॉन्फ्रेंस, जैसे अभी आपको बताया था मैंने, वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस लगभग एक ही बात होती है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस क्या होती है? 1 दिन की होती है, 2 दिन की होती है, हफ्ते की होगी मैक्सिमम। तो बेटा सिंगल यूज प्लान होता है एक, अगर हम कोई भी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं सिंगल यूज प्लान है। उसके अलावा जो आपका एनुअल कंसर्ट है, जैसे आपका होता है ना वार्षिक, आप भी बनाते हो अपने स्कूल्स में, एनुअल डे होता है आपका। तो एनुअल डे जो होता है बेटा, एनुअल कंसर्ट, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी बनाती है एनुअल कंसर्ट हर साल के एंड में, जैसे आपका एनुअल डे बनता है स्कूल्स में। तो वो भी क्या है बेटा? सिंगल यूज प्लान है, क्योंकि हर बार उसको बदलना पड़ता है। उस टाइम पे आपने 1 दिन के लिए प्लानिंग की सारी की, उस दिन हम क्या करेंगे। तो बेटा वो एनुअल कंसर्ट पे आपका क्या है? सिंगल यूज प्लान है। ऐसे बजट ऑफ ए फेयरवेल, अब आपकी फेयरवेल होती है, आप जैसे 10th में 11th में गए होंगे, या अभी आप 12th में हो, तो आपको फेयरवेल देंगे, आपने दी भी होगी फेयरवेल। तो फेयरवेल में आप पैसा कलेक्ट करते हो, या तो स्कूल देता है या फिर आप सब पैसा इकट्ठा करते हो। तो वो भी क्या है बेटा? सिंगल यूज प्लान है, क्योंकि वो सिर्फ पर्टिकुलर उसी फेयरवेल के लिए है। अगले साल फेयरवेल होगी तो उसके लिए अलग तरीके से पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो बेटा 3 सिंगल यूज प्लान है, ऑर्गेनाइजिंग ए कॉन्फ्रेंस, एनुअल कंसर्ट और बजट ऑफ ए फेयरवेल। ऐसे स्टैंडिंग प्लान की अगर बात करें तो बेटा प्रोडक्शन प्रोसेस वो स्टैंडिंग प्लान है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म तक, अब ऐसा तो है नहीं कि प्रोडक्शन प्रोसेस में बदलता रहूंगा, हर महीने बदल दूंगा भाई, इस तरीके से प्रोडक्शन नहीं करना, तो ऐसा नहीं होता बेटा। प्रोडक्शन तो लॉन्ग रन में है, कभी जरूरत पड़ती है माइनर चेंज करने की तो हम कर लेते हैं। तो बेटा ये स्टैंडिंग प्लान है, प्रोडक्शन प्रोसेस लगातार एक जैसा ही रहता है। इसके अलावा जैसे आपका टाइम टेबल होता है बेटा, टीचर्स को टाइम टेबल दिया जाता है, आपके स्कूल्स में टीचर्स हैं उनको हम टाइम टेबल देते हैं, या आपको हमने टाइम टेबल दिया हुआ है, तो बेटा वो स्टैंडिंग प्लान है, वो लगातार चलता रहेगा। ऐसे स्कूल्स में जो टाइम टेबल होता है जनरली वो लगातार चलता है। बाई चांस कभी चेंज करना पड़ता है, कोई टीचर
कहीं चला गया या ट्रांसफर हो गया किसी सर का, तो तभी चेंज होता है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट्स भी आपको ध्यान रखने हैं कि सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान क्यों होते हैं। तो बहुत बढ़िया आंसर बेटा जिन्होंने भी दिए, वेरी गुड। और आपके सामने आंसर भी मैंने लिख दिए हैं, 1 का है ADE और सेकंड को मैच करेंगे हम बेटा BC से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर्स, आपके आंसर सारे सही हैं। शैलजा झा, वेरी गुड। चलो जी, अब बेटा क्वेश्चंस के आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स पे। तो अभी इस टॉपिक जो आज का है हमारा बेटा, उसमें ये सारे टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं। ऑब्जेक्टिव जिसको हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य, स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं व्यू रचना, रणनीति, मोर्चाबंदी, 3 नाम है इसके हिंदी में। पॉलिसी हो गई बेटा नीति, प्रोसीजर हो गया प्रक्रिया, मेथड हो गया विधि, रूल हो गया नियम, प्रोग्राम हो गए कार्यक्रम, और बजट हो गया बजट हिंदी में। तो ये सारे टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं बेटा। तो इनके बारे में अब हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में। चलो जी, अब फिर आपको उरी मूवी पे ले जाता हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक क्या था बेटा? ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हमने देखा ऑब्जेक्टिव। तो अब सबसे पहले आप देखो, अगर आपने उरी मूवी देखी और वैसे भी आपने सुना होगा कि बेटा आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक क्यों की थी? क्योंकि 18 सितंबर 2016 को टेररिस्ट ने क्या किया था, उरी में जो आर्मी का कैंप था उस पर बेटा हमला किया था और 18 जवान शहीद हो गए थे। तो क्या सोचा इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा भाई हमें एक ऑब्जेक्टिव बनाना है, क्या कि टू टीच पाकिस्तान ए लेसन अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक killing 18 Indian soldiers at Uri military installations. Therefore, they had the objective to destroy at least 5 Pakistan's launch pads. तो बेटा ये ऑब्जेक्टिव था। उरी आपने देखी और वैसे भी आपको पता है कि फिर आर्मी ने क्या किया, अपना ऑब्जेक्टिव बनाया कि हमें क्या करना है, इनसे बदला लेना है और हम क्या करेंगे, पाकिस्तान के 5 जो लॉन्च पैड हैं, लॉन्च पैड मतलब जहाँ पर टेररिस्ट हैं उनके, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव था सर्जिकल स्ट्राइक का। तो ऐसे ही बेटा बिजनेस में भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसको भी बेटा अपना ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है। जैसे कि अब आपके सामने देखो ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है बेटा। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग का वो है बेटा ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। यानी पहला काम क्या है, हम सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, उद्देश्य निर्धारित करेंगे। जैसे आप भी निर्धारित कर सकते हो कि सर हम टॉप करेंगे पूरे कॉमर्स स्ट्रीम में ऑल ओवर दिल्ली में, सर हम CBSE में टॉप करके दिखाएंगे या हम अपनी क्लास में टॉप करेंगे। तो आप अपना ऑब्जेक्टिव कुछ भी बना सकते हो। प्लानिंग प्रोसेस है, ये पहला स्टेप है बेटा। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव सिंपली स्टेटेड इज व्हाट यू वुड लाइक टू अचीव द एंड रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, सीधा तुम्हें ये बताता है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, यानी अंतिम परिणाम क्या है। तो जैसे आप भी सोच सकते हो कि मेरा अंतिम परिणाम है सर मैं 90% नंबर लेके आऊँगा, सर मेरा है सर मैं SRCC में एडमिशन लूँगा, सर कॉमर्स का टॉप कॉलेज है सर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। किसी का टारगेट है सर मैं IIM में जाऊँगा। तो बेटा जो भी टारगेट है, नहीं आपका ऑब्जेक्टिव बताता है कि आपको एंड में करना क्या है, लास्ट आपका उद्देश्य क्या है। Objectives need to be expressed in specific terms. They should be measurable in quantitative terms. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है बेटा, उसको तुम्हें एक स्पेसिफिक टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। यानी जनरली हम क्या करते हैं, उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ऑब्जेक्टिव में क्या था कि हम 5 क्या करेंगे, उनके लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय करेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्वांटिटी दे दी ना उन्होंने, 5 लॉन्च पैड्स। ऐसे ही आप अपना ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, सर हम 95% नंबर लाएंगे। तो इस तरीके का बेटा क्वांटिटेटिव में आ जाता है वो। Objective should be in form of a written statement of desired results to be achieved within a given time period. तो बेटा जनरली क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव हम रिटर्न में लिखते हैं और टाइम पीरियड भी उसमें डाल देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया कि मैं टॉप करूंगा, लेकिन कब तक करूंगा, कौन से साल में जाके करूंगा, 2 साल में टॉप करूंगा, 5 साल में करूंगा, तो ऐसा नहीं ना। ऐसे ही जो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी बेटा, उसमें भी एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया था कि इतने दिन के अंदर हम ये रिजल्ट अचीव कर लेंगे। तो आपको बेटा टाइम पीरियड भी उसमें ज़रूरी है और रिटर्न में लिखो ताकि आपको याद रहे, बार बार उसको आप देखोगे। तो आप भी अगर कोई ऑब्जेक्टिव बनाओ कि मुझे टॉप करना है, तो बेटा एक कॉपी में लिख लो उसको कि इस साल के बोर्ड एग्जाम में मैं टॉप करूंगी या करूंगा, और उसको रोज पढ़ो आप, और उससे आप अपना टारगेट बना लो कि इसको मैं अचीव करके दिखाऊंगा। तो बेटा वो आपको ऑब्जेक्टिव हो जाएगा रिटर्न के अंदर विद परसेंटेज। They serve as a guide for overall business planning. Different departments or units in the organization may have their own objective. तो बेटा बिजनेस जो होता है उसमें बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं अलग अलग, लेकिन उन सबका जो एक बेस होता है बेटा वो होता है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये एक तरीके की गाइड होती है कि ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग जाएगी किस डायरेक्शन में। तो इसीलिए बेटा ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उनका वो एक ही रहेगा।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग की एक तरीके से गाइड होती है बेटा ऑब्जेक्टिव। तो उद्देश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। चलो जी, अब उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव का क्या एग्जांपल हो सकता है। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे बता ही दिए। एन ऑर्गेनाइजेशन में हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10% विद इन 1 ईयर। तो आप देख रहे हो ना, इसमें क्वांटिटी भी आ गई और टाइम लिमिट भी आ गई। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि वो अपनी सेल जो है यानी बिक्री में 1 साल के अंदर अंदर 10% की वृद्धि कर लेगी। तो ये उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। ऐसे ही हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या सोचा, अर्निंग ए रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डैश अर्न ए 20% प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस पर ईयर। अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने क्या बोला कि जी हम तो निवेश पर जो भी उचित दर है उससे 20% प्रति वर्ष लाभ कमाएंगे। ये उनका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो बेटा हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन मेन क्या है, एक तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में होना चाहिए और बेटा टाइम लिमिट उसके अंदर होनी चाहिए और रिटर्न में होना चाहिए। तो ये बेटा ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान रखना है। आप भी अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाओ और ऐसे रिटर्न में लिखो कि हमें क्या करना है इस साल और हम कितने % नंबर लाएंगे। वेरी गुड बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब आ जाओ जी, फिर उरी पे पहुंचते हैं सर, बीच बीच में उरी पे जाना जरूरी है। तो ये देखो बेटा, अब आ जाते हैं हम स्ट्रेटजी। अब उरी में हमने ऑब्जेक्टिव तो बना लिया कि हम क्या करेंगे जी, 5 उनके लॉन्च पैड्स क्या करेंगे बेटा, डिस्ट्रॉय करेंगे। हमने ऑब्जेक्टिव बना लिया, लेकिन अब स्ट्रेटजी यानी जो लॉन्ग तरीका है उसको अब करेंगे कैसे, व्यू रचना किस तरीके से करें हम। तो बेटा मोर्चाबंदी जिसको कहते हैं, क्या किया सबसे पहले उन्होंने क्या किया, आर्मी ने, कीप ए ट्रैक ऑन एक्टिविटीज ऑफ पाकिस्तानी लॉन्च पैड्स फॉर एटलीस्ट ए वीक, एंटर एलओसी एट नाइट ऑन डेजिग्नेटेड डे। तो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि हम क्या करेंगे जी, हम पहले तो देखते हैं कि वो पाकिस्तानी लॉन्च पैड में एक्टिविटीज क्या क्या हो रही है, 1 हफ्ते तक उसकी निगरानी करेंगे और उसके बाद रात को हम क्या करेंगे, पाकिस्तान के अंदर एलओसी में घुस जाएंगे। ये उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई। सेकंड उन्होंने क्या सोचा, फिर उसके बाद जैसे ही हम घुसेंगे हम क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे पाकिस्तान टेररिस्ट लॉन्च पैड्स के ऊपर। अच्छा जी, फिर कवर फायर एट एलओसी जस्ट टू मेक पाकिस्तान सिक्योरिटी ग्रुप एंगेज। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हम लॉन्च पैड पे बेटा अटैक तो करेंगे, लेकिन आपने उरी मूवी देखी होगी, तो बेटा उन्होंने क्या किया था, उनको कवर फायर भी दिया था। कवर फायर समझते हो ना, उनका ध्यान भटकाने के लिए, कि पाकिस्तान की आर्मी का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने क्या किया, एलओसी पे कवर फायर दिया उनको कि भाई गोलियां इधर उधर से चला दो, उनका ध्यान उधर चला जाएगा और वो अपना काम करके निकल जाएंगे। तो ये भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट था कि भाई कवर फायर दो एलओसी पे, ताकि सिक्योरिटी ग्रुप पाकिस्तान का एंगेज हो जाए, उनको इतना ध्यान ना रहे और वापस आ जाएं इंडियन आर्मी वाले, रिटर्न बैक टू द इंडियन टेरिटरी बिफोर डॉन। जैसे आपने देखा भी होगा लास्ट में उरी में वो सारे वापस आ गए थे भागते भागते, ऊपर हेलीकॉप्टर्स गन चला रहे थे उनके ऊपर, तो वो फ्लाइट लेके आती है अपना एयरप्लेन और उनको सेव करती है। तो बेटा ये पूरी स्ट्रेटजी बनाई थी सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर। तो ऐसे ही बेटा हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटजी बनाती है। तो देखो स्ट्रेटजी के बारे में हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी किस तरीके से होती है। तो स्ट्रेटजी को हम व्यू रचना भी बोलते हैं, मोर्चाबंदी भी बोलते हैं। तो होता क्या है बेटा, ये इट विल रेफर्स टू फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। तो बेटा स्ट्रेटजी हमें ये बताती है कि फ्यूचर के जो भी डिसीजन है उनको डिफाइन करती है कि ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जाएगी और उसका स्कोप क्या होगा लॉन्ग रन में। तो ये उसकी दिशा और दायरे को प्रभावित करता है बेटा स्ट्रेटजी। सेकंड पॉइंट है, स्ट्रेटजी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बनाया गया था उसको कैसे पूरा करना है बेटा, तो उसकी एक बहुत बड़ी एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेटजी, यानी एक व्यापक योजना होती है स्ट्रेटजी जो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद करती है। जैसे अभी आपको मैंने उरी का एग्जाम्पल दिया। Whenever a strategy is formulated, the business environment needs to be taken into consideration। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि जब भी आप स्ट्रेटजी बनाइए, अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट को हमें ध्यान में रखना है। आपको बहुत सारे बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस बताए थे, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और भी बहुत सारे टाइप्स के थे। तो जब भी कोई बेटा बिजनेस स्ट्रेटजी बनाता है तो बिजनेस एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो उसको इफेक्ट करता है। जैसे अभी आप रिसेंट में भी देख रहे हो, कोरोना चल रहा है, सारे बिजनेस शट डाउन है, कुछ ही बिजनेस हैं जो चल पा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो कि आजकल जो है जो आपके सोप्स हो गए या जो हम हाथ धोने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उन सब का ज़्यादा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान रखना पड़ता है हमें कि उस टाइम क्या माहौल चल रहा है और किन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है, कंपटीशन क्या है। तो बेटा रणनीति बनाते हुए, स्ट्रेटजी बनाते हुए हमें जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट है उन सबका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो स्ट्रेटजी बिजनेस एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। तो इसके अंदर बेटा स्ट्रेटजी में 3 चीजें आती हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
पहली चीज स्ट्रेटजी में क्या होता है, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हम उसमें दीर्घकालिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। फिर बेटा क्या करते हैं, अडॉप्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी हम कार्रवाई के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम बनाते हैं कि किस तरीके से हम काम करेंगे। और एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी संसाधन चाहिए वो हम आवंटित करेंगे। तो स्ट्रेटजी के अंदर बेटा ये 3 चीजें आती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में भी उन्होंने क्या किया था, हम कैसे लॉन्च पैड्स उनके डिस्ट्रॉयड करेंगे जाके, और किस तरीके से एक्शन लेंगे, कहाँ कहाँ से हम जाएंगे, और क्या क्या कितने लोग चाहिए हमें आर्मी में, उनकी पूरी टीम में क्या क्या उनको प्लेन्स चाहिए, कितनी राइफल्स चाहिए, वो सारी चीज़ें उनको रिसोर्सेज दिए गए थे। तो बेटा ये स्ट्रेटजीज होती हैं जो किसी भी बिजनेस को अपनानी पड़ती हैं। तो 3 डायमेंशंस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ध्यान रखने हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रेटजी के अंदर बेटा 3 डायमेंशंस होते हैं जो आपके सामने है। तो बेटा मेन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में क्या क्या आता है आपके सामने, जैसे पहला है वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू बी इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। तो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, क्या बिजनेस एक ही लाइन में चलता रहेगा। सेम लाइन का मतलब समझते हो ना, जैसे वो सिर्फ मान लो रेडीमेड गारमेंट्स का ही प्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या रेडीमेड गारमेंट्स का ही करेगा, या कोई सोप की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो क्या सोप की ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा, या किसी और लाइन में भी जा सकता है। कंबाइन न्यू लाइंस ऑफ एक्टिविटी विद द एग्जिस्टिंग बिजनेस, या हम और बिजनेसेस को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आप रिलायंस देख रहे हो, तो रिलायंस जो है इंश्योरेंस में भी आया हुआ है, रिलायंस के पेट्रोल पंप भी चल रहे हैं, रिलायंस मोबाइल में भी है। तो बेटा बहुत सारी लाइंस होती हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम कहाँ कहाँ किस किस लाइन में जा सकते हैं। सीक टू एक्वायर ए डोमिनेंट पोजीशन इन द सेम मार्केट, और एक ही बाजार के अंदर डोमिनेंट पोजीशन होती है, मेन पोजीशन की हम वो किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, कैसे हासिल करेंगे। तो वो भी बेटा स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, मेन स्ट्रेटजी उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपके सामने, उदाहरण के लिए कंपनी की मार्केटिंग रणनीति में कुछ प्रश्न हो सकते हैं। मान लो कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाती है कि भाई हमें मार्केटिंग कैसे करनी है, तो वो क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, ध्यान से देखो। हु आर द कस्टमर्स, यानी उनको ये देखना पड़ेगा पहले बेटा कि कस्टमर्स कौन कौन है हमारे मार्केट के अंदर। दूसरा, व्हाट इज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है मार्केट के अंदर। थर्ड, व्हाट विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज, यानी वितरण के चैनल, हम डायरेक्ट सेल करेंगे, ऑनलाइन सेल करेंगे, होलसेलर्स के थ्रू करेंगे, रिटेलर्स के थ्रू करेंगे, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए उसका। व्हाट इज द प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइस क्या रखें उसका, बहुत ज़्यादा रखें या कम रखें या मॉडरेट प्राइस रखें। और एंड हाउ डू वी एडवर्टाइज द प्रोडक्ट, और हम एडवर्टाइजमेंट कैसे करें उस प्रोडक्ट की। तो बेटा ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। मैंने एक एग्जांपल लिया, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मान लो कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट की मार्केट की एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है, मार्केट में टॉप पे पहुंचना चाहती है, तो बेटा उसे ये सारी डिसीजंस ध्यान से देखने पड़ते हैं, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है इनके बारे में। तो ये आपकी बेटा ऑनलाइन क्लासेस का सपोर्ट फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बच्चों को अभी भी दिक्कत आ रही है, अकाउंट नहीं खुल रहे उनके, या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है बेटा, तो ये आपकी वेबसाइट है, नई क्रिएट की गई है, इस पर जाके आप लॉग इन करिए, आपका आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, और आप किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है आपको, तो आप इस पर जाके लॉग इन करके सॉल्व करवा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। और आपके अकाउंट आपको पता ही है, सब कुछ उसके अंदर है, असाइनमेंट और जो भी आपका सपोर्ट मटेरियल है वो सारा हम उसके अंदर दे रहे हैं, जो भी क्लासेस से रिलेटेड है, तो उन सबको आपको ध्यान से देखना है बेटा। चलो जी, अब बहुत देर मैंने बोल लिया, अब थोड़ी देर फिर आपका टेस्ट लेते हैं। चलो जी, अब फिर स्टार्ट हो जाओ बेटा दोबारा से। चलो जी, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पे आते हैं अब। ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइजेज प्ले ए वाइटल रोल, दिस शुड बी। आपके सामने बेटा क्वेश्चन ABCD, इनमें से क्या आंसर आएगा आपका, फटाफट जरा आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है आपका एक्सप्रेस्ड इन मेजरेबल टर्म्स, बी है रिटर्न स्टेटमेंट्स, सी है इश्यूड बाय टॉप मैनेजमेंट, और डी है ऑल द अबव। तो इनमें से क्या आपका आंसर होना चाहिए, जल्दी से जरा मैं वेट कर रहा हूँ आपका चैट बॉक्स में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस प्ले ए वाइटल रोल, these should be expressed in measurable terms, written statements issued by top management। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में आपकी स्टेटमेंट है, क्या आंसर होना चाहिए, जरा जल्दी से जवाब दो, वेट कर रहा हूँ मैं आपके आंसर्स का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं बेटा आपके। डी 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 डी, मोस्टली आंसर्स आ रहे हैं डी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
बिल्कुल करेक्ट आंसर सारे हैं बेटा, इसका आंसर है डी। जिन भी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिए हैं बहुत बढ़िया, और मोस्टली सबके करेक्ट आ रहे हैं, इसमें आंसर है इसका डी। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि बहुत फास्ट चैट चल रही है बेटा, इसलिए मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। A comprehensive plan includes determining long-term objectives, adopting a particular course of action, C है allocating resources, D है बेटा all of the above। तो इसमें से जो भी आपको लग रहा है आंसर है, ABCD टाइप करिए अपने चैट बॉक्स में। एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लान, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना बेटा, ये सारा मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूँ, लैंग्वेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, और सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लान इंक्लूड्स, क्या है आपके हिसाब से आंसर? ए है, बी है, सी है या डी है? तो ध्यान से बेटा आंसर दीजिए इसका, ए बी सी डी में से जो भी आपको लग रहा है जल्दी से जवाब दीजिए। वेट कर रहा हूँ मैं आपके आंसर्स का, जल्दी जल्दी आंसर आने शुरू हो गए हैं। डी 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 डी, मोस्टली बच्चों के आंसर्स डी आ रहे हैं इसमें भी। बहुत बढ़िया बेटा, लग रहा है आपको सब समझ में आ गया है और आप ध्यान से पढ़ रहे हो बहुत सारी चीजें। कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है बेटा ये। तो कॉम्प्रीहेंसिव प्लान मैंने आपको बताया था क्या था, स्ट्रेटजी, और उसके 3 डायमेंशन थे। तो आप देखेंगे ए बी सी डी वही डायमेंशन है, ए बी सी सॉरी, तो डी ऑल ऑफ द अबव ही इसका आंसर है। बहुत बढ़िया बेटा, ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर्स, क्योंकि ये स्ट्रेटजी के बारे में क्वेश्चन है बेटा। कॉम्प्रीहेंसिव प्लान यानी स्ट्रेटजी की बात हो रही है, तो ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर्स, सबके आंसर्स बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी नेक्स्ट पे आता हूँ बेटा, अब एक फिल इन दी ब्लैंक्स ले रहा हूं मैं। डैश सर्व एज ए गाइड ऑफ ओवरऑल बिजनेस एंड डिफाइंस द रिजल्ट। डैश यानी समग्र व्यवसाय के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं और अंतिम परिणाम को प्रभावित करती हैं, यानी एंड रिजल्ट। तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन की लैंग्वेज। फिल इन दी ब्लैंक्स का क्वेश्चन है बेटा, टाइप करो फटाफट चैट बॉक्स में क्या आंसर होना चाहिए इसका। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का, जल्दी 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 जरा। जल्दी जल्दी, एडवर्टाइजमेंट आकाश कुमार, ध्यान से पढ़ो बेटा क्वेश्चन को। डैश सर्व एज ए गाइड ऑफ ओवरऑल बिजनेस एंड डिफाइंस द एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट को ध्यान से पढ़ना बेटा, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी भी आ रहा है एक दो का, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी, बेटा ध्यान से पढ़ो। एंड रिजल्ट वर्ड को मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, इसीलिए अंतिम परिणाम को प्रभावित करते हैं। तो मैंने आपको बताया था एंड रिजल्ट की बात हो रही है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मोस्टली ऑब्जेक्टिव आ रहा है, एक आधे का स्ट्रेटजी भी आ रहा है इसमें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी आंसर देख लेते हैं बेटा क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि एंड रिजल्ट वर्ड को मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, ओवरऑल प्लानिंग की गाइड होते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव, और एंड रिजल्ट बताते हैं कि एंड में हमें क्या अचीव करना है। तो इसका आंसर है बेटा ऑब्जेक्टिव। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। जिन्होंने भी ऑब्जेक्टिव आंसर दिया है बेटा उनके लिए जोरदार क्लैपिंग, बहुत बढ़िया आंसर है, वेरी गुड। चलो जी अब एक मैचिंग पे आ जाते हैं बेटा। इसमें भी सेम वही है, एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके मैच कर सकते हैं। जैसे कि ए आपका स्ट्रेटजी, तो स्ट्रेटजी हो सकता है 1 2 3 से मैच कर रही हो, ऐसे ऑब्जेक्टिव हो सकता है 1 2 3 से मैच कर रही हूँ। तो अभी जो आपको स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया बेटा, उसी से रिलेटेड ये फिल इन दी ब्लैंक्स मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको मैच करना है, तो आप ऐसे मैच करके दिखाइए, ए 1 2 3, बी 1 2 3, जिस जिससे भी मैच हो रहा है जल्दी से जल्दी जरा टाइप करके बताइए, जल्दी 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 फटाफट, वेट कर रहा हूँ मैं। यस यू आर ऑल राइट, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं बेटा, सबके आंसर बहुत बढ़िया आ रहे हैं। अब इसको मैच करके बताओ जरा, आंसर आने शुरू हो गए हैं। 4 1 1, 1 का बी, 1 ए बी, 1 ए, ऑब्जेक्टिव 1 1 5, ए 1 5, ए 1 3, राहुल गुप्ता, शरिया शुजा दिपाशी, नरेश मिश्रा, आशीष जैन। अब आंसर आने शुरू हो गए हैं, फिर बहुत फास्ट चैट चल रही है, मैं नाम नहीं पकड़ पा रहा हूँ आपके।
लेकिन जो भी करेक्ट आंसर दे रहे हैं उनके लिए बहुत जोरदार क्लैपिंग। और अभी मैं आंसर आपको दिखा भी देता हूँ बेटा, देखो आंसर आपके सामने बहुत फास्ट चल रहा है इसलिए मैं नाम नहीं ले पाऊंगा अभी, लेकिन बहुत बच्चों के करेक्ट आंसर सारे मैं देख पा रहा हूँ इसमें। सामने देखो बेटा आपका स्ट्रेटर्जी, अभी लास्ट वाला ही क्वेश्चन वैसे है ये लगभग। स्ट्रेटर्जी क्या होता है? डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, तो ए 1 से मैच होगा। और क्या होता है बेटा? अडॉप्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, तो बी भी उससे मैच हो रहा है, नहीं थर्ड वाला जो है वो भी स्ट्रेटर्जी का पार्ट है। और एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ये भी स्ट्रेटर्जी का पार्ट है बेटा। तो ये तीनों चीजें स्ट्रेटर्जी का पार्ट होती हैं, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, अडॉप्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन और एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। बाकी जो दो बचे यानी सेकंड और थर्ड वो बी से मैच करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक एंड मेजरेबल टर्म्स। और क्या होता है बेटा? रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो दो चीजें ऑब्जेक्टिव से मैच कर रही है यानी थर्ड, और क्या हमारा एक सेकंड वाला मैच कर रहा है ऑब्जेक्टिव से आपका, और एक कर रहा है फोर्थ। तो ये आपके सामने मैचिंग भी आ गया। तो बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं बेटा, आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं, स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। आंसर आपके सामने फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपका, यानी ए 1, 3 और 5 से मैच होगा और बी जो है वो सेकंड और 4 से मैच होगा। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड आंसर्स। एक फिल इन दी ब्लैंक्स ले लेते हैं। द सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट विल डैश एन ऑर्गेनाइजेशन। तो फिल इन दी ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, सामाजिक, कानूनी, आर्थिक और तकनीकी वातावरण एक संगठन की डैश को प्रभावित करेगा। तो ध्यान रखना, मैंने अभी अभी आपको बताया भी था बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बिजनेस एनवायरनमेंट के से रिलेटेड बात कर रहा है ये, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिजनेस एनवायरनमेंट से इफेक्टेड होती है। जल्दी से बेटा आंसर दो फटाफट, वेट कर रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, जल्दी 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 से आंसर दो बेटा। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटर्जी, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटर्जी, स्ट्रेटर्जी, प्लानिंग, स्ट्रेटर्जी, ऑब्जेक्टिव। बेटा ध्यान से, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया, हिंट भी दे दिया आपको। ये बेटा सोशल एनवायरनमेंट, यानी जो हमारे एनवायरनमेंट के डायमेंशंस आपने पढ़े थे उनसे इफेक्टेड होती है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था कि ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटर्जी में डिफरेंस होता है थोड़ा सा, तो आप ध्यान से देखिए। स्ट्रेटर्जी, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटर्जी, ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे लोगों के स्ट्रेटर्जी और ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं आंसर्स, हालांकि ज़्यादातर स्ट्रेटर्जी दे रहे हैं, कुछ प्लानिंग भी दे रहे हैं। तो बेटा इसको ध्यान से पढ़ो, मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको और बताया भी था। स्वॉट एनालिसिस हम किस में करते हैं? स्ट्रेटर्जी में बेटा। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, अभी हमने बात की कि स्ट्रेटर्जी इफेक्ट करती है उसको, कि हम सारी चीज़ों को देखते भी हैं बेटा उसमें। तो इसका आंसर है करेक्ट, स्ट्रेटर्जी यानी रणनीति, मोर्चाबंदी। तो बहुत बढ़िया बेटा, जिन्होंने भी स्ट्रेटर्जी आंसर दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटर्जी में इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि डिफरेंस देखना है बेटा। ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट है, जबकि स्ट्रेटर्जी उसको पूरा करने के लिए बहुत सारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, जिसमें हम सारा बिजनेस एनवायरनमेंट भी देखते हैं। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है क्या? स्ट्रेटर्जी। वेरी गुड, जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया बहुत बढ़िया। एक ट्रू फॉल्स भी लेते हैं बेटा फटाफट। स्ट्रेटर्जी डिफाइंस द डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग रन, यानी कि रणनीति एक संगठन की दिशा और दायरे को लंबे समय में प्रभावित करती है। तो बेटा ये ट्रू है या फॉल्स है, फटाफट लिखो जरा। स्ट्रेटर्जी डिफाइंस द डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन। जल्दी 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 फिल इन दी ब्लैंक्स खत्म बेटा। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ गया, फटाफट जरा ट्रू और फॉल्स में जवाब दो मुझे फटाफट। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, 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 फॉल्स, ट्रू। ध्यान से पढ़ो बेटा क्वेश्चन। स्ट्रेटजी डिफाइंस द डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग रन। ध्यान से पढ़ो बेटा। हमने 3 डायमेंशंस पढ़े थे स्ट्रेटजी के, क्या उसमें ये एक डायमेंशन था? ध्यान से। ट्रू, 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 कुछ का फॉल्स भी आ रहा है। ट्रू, फॉल्स, बेटा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन की लैंग्वेज। एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने इसीलिए ऐसे ऐसे लिए हैं थोड़े ट्रिकी से, कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ो बेटा। ट्रू और फॉल्स में तो इसका आंसर है बेटा ट्रू, क्योंकि ये पहला डायमेंशन था स्ट्रेटजी का। ऑब्जेक्टिव में एंड रिजल्ट को हम देख के चलते हैं बेटा। तो स्ट्रेटजी इसका करेक्ट आंसर था, ट्रू है बेटा ये स्टेटमेंट। तो जिन्होंने भी ट्रू दिया उनका मेरी तरफ से सैल्यूट, यानी उनको मेरी तरफ से एक सैल्यूट है।
बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर्स बेटा। स्ट्रेटजी है ये, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो जी, बहुत बढ़िया आंसर्स आए बेटा आपके, वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम पॉलिसी। तो बेटा आप बार बार बोलोगे सर, बार बार सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हो। बेटा ये मैंने थोड़ा सा इसीलिए कि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो बेटा पॉलिसी गवर्नमेंट ने जो बनाई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन उन्होंने पॉलिसी बनाई कि हम घुसेंगे कहाँ से। तो उन्होंने जो LOC थी, नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो उन्होंने ये 3-4 डिसाइड किए थे कि हम यहाँ से एंटर करेंगे, यानी पुंछ, मेडर, माचिल और नौगांव। तो यहाँ से स्पेशल फोर्सेस जो है LOC के अंदर एंटर करेंगी। ये उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर। लेकिन बिजनेस के लिए पॉलिसी का क्या मतलब है वो हम देखते हैं फटाफट। पॉलिसीज, तो पॉलिसीज क्या होती है बेटा? पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट्स दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टूवर्ड्स ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो नीतियां क्या होती हैं बेटा? पॉलिसीज जैसे हम बनाते हैं तो एक जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि गाइड करती हैं, क्या करती हैं, हमें चैनलाइज करती हैं हमारी एनर्जी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो पॉलिसीज हम बोलते हैं एक जनरल स्टेटमेंट्स हैं, यानी सामान्य कथन होते हैं पॉलिसीज। सेकंड, दे आर गाइड्स टू मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। तो वो एक तरीके के गाइड का काम करती हैं कि मैनेजर्स को किस तरीके से एक्शन लेना है और उनको कहाँ पे डिसीजंस को लेना है। तो एक तरीके की गाइड्स होती हैं हमारी, यानी कि जो मार्गदर्शक का काम करती है हमारी पॉलिसीज की, हमें किस डायरेक्शन में कैसे काम करना है। तो बेटा एक तरीके की ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं और एज ए गाइड वर्क करती हैं पॉलिसीज। For example, the company may have a recruitment policy, production policy with in which objectives are set and decisions are made. तो जैसे आपके सामने है बेटा, किसमें क्या है कि एक कंपनी की अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो सकती है, प्राइसिंग पॉलिसी हो सकती है, जो भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव किए उसको पूरा करने के लिए। रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या होती है कि वो कैसे एम्प्लॉयज़ को भर्ती करेंगे, रिटन टेस्ट लेंगे या इंटरव्यू भी लेंगे या दोनों लेंगे। प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, उनको हाई प्राइस रखने हैं, लो प्राइस रखने हैं। तो बेटा कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं, जनरल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं वो। पॉलिसीज डिफाइंस द ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच ए मैनेजर में फंक्शन। तो एक तरीके के ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि पॉलिसीज ही हमें बताती हैं बेटा कि उनके अंदर रह के ही हमें काम करना है। तो पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है मैनेजर को, यानी वो एक तरीके की डिफाइंस करती हैं क्या? ब्रॉड पैरामीटर्स, यानी हिंदी में बोलते हैं व्यापक मापदंड। तो उनके अंदर रह के, यानी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही सबको काम करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि मान लो एक डिसीजन लेना है हमें, टेकन अंडर ए परचेज पॉलिसी है, कि भाई उसमें ये देख सकते हैं वुड बी इन द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग डिसीजन, यानी अब परचेज पॉलिसी बना रहे हैं वो, तो वो ये देख सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की उन्हें क्या करना चाहिए, खुद उत्पादन करना चाहिए या उनको बाहर से खरीदना चाहिए, यानी उनको सस्ता क्या पड़ेगा। पॉलिसीज बनाएंगे, वो देखेंगे उसके अंदर कि हम खुद उत्पादन करें या बाहर से ही खरीद लें। शुड कंपनी मेक और बाय इट्स रिक्रूटमेंट ऑफ पैकेजेस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो कंपनी को खुद बनाना चाहिए या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अपनी लेनी चाहिए, बाहर से लेनी चाहिए, कौन सी सर्विसेज लेनी चाहिए, स्टेशनरी की प्रिंटिंग खुद करनी चाहिए या नहीं, वाटर और पावर सप्लाई की पॉलिसी कैसी होगी उनकी, किस तरीके से वो सप्लाई लेंगे पावर या अदर आइटम्स। तो ये सारी उनकी पॉलिसीज हो सकती हैं कि किस तरीके से वो पॉलिसीज बनाते हैं अपनी। हाउ वुड वेंडर बी सिलेक्टेड फॉर प्रोक्यूरिंग सप्लायर्स। अब मान लो उन्हें सप्लाई लेनी है बाहर से, तो वो किस तरीके से विक्रेताओं का चयन करेंगे कि सप्लाई कहाँ कहाँ से आए, वेंडर्स कौन कौन से लें, हम अपनी स्टेट से लें, बाहर वाले लें, किस तरीके से उनके पास सप्लाई आएगी। हाउ मैनी सप्लाई शुड वे कंपनी मेक परचेज फ्रॉम, यानी सप्लायर्स कितने होने चाहिए, एक ही सप्लायर से सारा माल मिल जाएगा, 2 सप्लायर हों, 4 सप्लायर हों। तो बेटा वो उनकी पॉलिसी मैटर्स होते हैं, वो पॉलिसीज बनाते हैं कि जो उनको बेस्ट लगता है वो उस तरीके से काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें, यानी ये एक पॉलिसी के एग्जांपल्स हैं कि कंपनीज की पॉलिसीज किस किस तरीके की हो सकती हैं आपकी। चलो जी, एक हम आते हैं बेटा प्रोसीजर्स पे। अब पॉलिसीज के बारे में आपको बता दिया कि जो प्रोसीजर्स यानी पॉलिसीज क्या होती हैं, तो अब हम आते हैं प्रोसीजर्स पे। तो प्रोसीजर क्या होता है, आप फटाफट ये भी देखिए कि प्रोसीजर्स फॉलोड बाय इंडियन फोर्सेस टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव। तो मैं आपको थोड़ा सा फिर उरी पे ले जाता हूँ, थोड़ा सा लिंक हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट से, इसीलिए मैं इसको ले रहा हूँ बीच बीच में। तो प्रोसीजर बेटा उन्होंने क्या किया था, स्ट्रेटजी वाज मेड इम्प्लीमेंटेड आफ्टर उरी अटैक। ये तो हमने स्ट्रेटजी तो बना ली थी कि भाई जैसे ही अटैक हुआ तो हमने कहा कि ठीक है जी, हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे और वहां पर उनके लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय करेंगे इस तरीके से। लेकिन प्रोसीजर क्या किया वो ध्यान से देखो आप, कीप ट्रैक ऑन मूवमेंट एट डिफरेंट लॉन्च पैड्स। तो उन्होंने क्या प्रोसीजर किया कि सबसे पहले तो ध्यान रखना शुरू कर दिया कि डिफरेंट लॉन्च पैड्स पे क्या क्या मूवमेंट्स हो रही हैं। फिर उन्होंने क्या किया बेटा, 10 दिन बाद, यानी कि 18 तारीख को उरी अटैक हुआ था, 10 दिन बाद ठीक 29 सितंबर 2016 को रात को 12:30 बजे उन्होंने
स्टार्ट किया सर्जिकल स्ट्राइक के लिए एंटर करना, और क्या किया उन्होंने बेटा, एंटर हो गए वो एलओसी में अटैक करने के लिए लॉन्च पैड्स को, यानी 12:30 बजे उन्होंने एंटर कर लिया 10 दिन के बाद, प्रोसीजर ये अपनाया। और क्या किया जी, उसके बाद वहाँ घुसते ही उन्होंने सेपरेट टीम्स बना दी 7 लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी 7 टीम्स थी उनकी, अलग अलग कर दिया उनको, प्रोसीजर किया कि भाई सातों अलग अलग टीम्स हो जाओ और 7 लॉन्च पैड्स हैं, 7 अलग अलग जगह जाएंगे और सातों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उसके बाद बेटा उन्होंने क्या किया, 4:30 लगभग 4 घंटे ऑपरेशन चलाया, और रात को ही 4:30 बजे वापस ऑपरेशन करने के बाद वो कमांडोज वापस आ गए बेटा इंडियन टेरिटरी के अंदर। तो ये सारा एक तरीके का प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं प्रक्रिया यानी कार्यवाही। तो इस तरीके से उन्होंने प्रोसीजर किया कि भाई ऐसे ऐसे हम एंटर करेंगे, इतने बजे एंट्री करेंगे, यहाँ से 7 टीम अलग अलग हो जाएंगी, फिर इतने बजे 4 घंटे में हमें वापस आना है, और इस तरीके से। तो ये होता है प्रोसीजर जो उरी के टाइम पे यूज हुआ, यानी सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे यूज हुआ। अब बिजनेस में इसका क्या है बेटा, तो प्रोसीजर को बोलते हैं प्रक्रिया, यानी प्रोसीजर्स आर रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज। यानी प्रोसीजर्स क्या होते हैं बेटा, रूटीन स्टेप्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें एक्टिविटीज कैसे करनी है, और दे आर स्पेसिफाइड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि एक सीक्वेंस में चलते हैं। वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसे इतने बजे एंटर करेंगे, फिर एलओसी में इतने बजे जाएंगे, यहाँ से फिर 7 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इतने बजे वापस आएंगे। तो बेटा एक सीक्वेंस होता है, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझते हो ना आप, जैसे आप जर्नल में अकाउंटेंसी में भी यूज करते हो कि जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है डेट वाइज, काल अनुसार। जर्नल एंट्रीज जब आप करते हो तो डेट वाइज करते हो उसके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एंट्री। तो प्रोसीजर भी बेटा क्रोनोलॉजिकल होता है, सीक्वेंस में चलते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल देयर में बी ए प्रोसीजर फॉर रिक्वेजिशन सप्लाईज बिफोर प्रोडक्शन। तो एक प्रोसीजर हो सकता है कि मान लो किसी कंपनी को कुछ सप्लाईज चाहिए, कोई भी उनको रॉ मटेरियल चाहिए, तो उनका एक पूरा प्रोसेस हो सकता है कि किस तरीके से वो रिक्वेजिशन मंगाएंगे। रिक्वेजिशन समझते हो ना, आपूर्ति किस तरीके से होगी, तो प्रोसेस होता है कैसे वो बिड करेंगे, कोटेशन मंगाएंगे, तो उनकी अपनी प्रोसीजर हो सकता है, हर कंपनी का अपना अपना प्रोसीजर होता है। फिर है बेटा दे आर जनरली मेंट फॉर इनसाइडर्स टू फॉलो। तो प्रोसीजर्स जो होते हैं बेटा वो जनरली इनसाइडर्स के लिए होते हैं, बाहर वाले तो फॉलो करेंगे नहीं वो प्रोसीजर। तो बिजनेस के अंदर के जो लोग हैं उनके लिए प्रोसीजर्स होते हैं, जनरली इनसाइडर्स इसको फॉलो करते हैं। और जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होते हैं वो बेटा आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, क्योंकि पॉलिसीज के अंदर रह के ही हमें सारे प्रोसीजर्स को पूरा करना होता है। प्रोसीजर्स आर स्टेप्स टू बी कैरिड आउट विद इन ए ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि पॉलिसी के अंदर रहकर ही हमें सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है। तो बेटा पॉलिसी और प्रोसीजर्स आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं। अब एक ले लेते हैं हम बेटा मेथड्स, कि भाई ये मेथड्स क्या चीज है। तो मेथड्स सिंपल सी चीज है, तरीका होता है। तो सर्जिकल स्ट्राइक में क्या मेथड यूज किया उन्होंने, देखो जी आपके सामने है। उन्होंने क्या किया, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोसीजर टेररिस्ट लॉन्च पैड्स वर केप्ट अंडर सर्विलांस फॉर ए वीक। एक हफ्ते के लिए उन्होंने क्या तरीका यूज किया कि भाई हम एंट्री तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम एक हफ्ते तक नजर रखते हैं उनके जितने भी लॉन्च पैड्स हैं उसके ऊपर। फिर जी, फिर इंडियन फोर्सेज, व्हेन इंडियन फोर्सेज फाउंड दैट एनिमी हैड गॉट कॉशंस ऑफ सम मूवमेंट at LOC, they finalized that commandos can be airdropped at LOC and from there they could cross LOC। अब उन्होंने मेथड तो यूज किया कि हम ऐसे जाएंगे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि भाई वहां पर उनको पता चल सकता है बॉर्डर्स पे कि अगर हम बाय प्लेन जाते हैं, तो उन्होंने मेथड क्या अप्लाई किया कि आपने देखा भी होगा कि उन्होंने वहीं उतार दिया था, यानी हेलीकॉप्टर से ले गए या प्लेन से ले गए और उनको वहीं पे ड्रॉप कर दिया रस्सियों से नीचे एलओसी के अंदर, और वहां से वो पैदल गए थे कमांडोज। तो ये मेथड उन्होंने अपनाया क्रॉस करने के लिए एलओसी को। और क्या किया, वहां पर जाके बाद में ड्रोन्स वर यूज टू चेक देयर एक्टिविटी। ड्रोन्स जो थे, जैसे आपने उरी में भी देखा होगा, वो बच्चा था ड्रोन बनाता था, उसको ले गए थे वो साथ में, तो ड्रोन्स उन्होंने लगाए वहां पर उसको चेक करने के लिए कि वहां पर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। ड्रोन्स के थ्रू उन्होंने उन मूवमेंट्स को चेक किया। तो ये उन्होंने मेथड्स अप्लाई किए थे सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर बेटा। तो ऐसे बिजनेस में क्या होता है मेथड सर्जिकल स्ट्राइक में, देखो आपके सामने, methods provides the prescribed ways or manner in which a task has to be performed considering the objectives। तो मेथड सिंपल सा चीज है, नाम से पता चल रहा है आपको, विधि होती है, यानी तरीका होता है कि किस तरीके से हमें काम करना है उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। तो एक तरीके का काम करने का तरीका होता है सिंपल, कि किस तरीके से मुझे वो काम को करना है, उसको बोलते हैं मेथड। It deals with a task comprising one step of procedure and specify how this step is to be performed। तो स्पेशल क्या है बेटा, मेथड होता क्या है, जो हमने प्रोसीजर बनाया उसका एक तरीके का स्टेप होता है
कि उस प्रोसीजर को हमें किस तरीके से पूरा करना है और इस स्टेप को किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो प्रोसीजर का एक तरीके का स्टेप फॉलो करते हैं हम, उसको बोलते हैं मेथड्स। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव्स टाइम, मनी एंड एफर्ट्स एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अब सिंपल सी चीज़ है बेटा कि अगर सही मेथड मुझे पता है किसी भी चीज़ को करने का, तो उससे क्या होगा बेटा, मेरा टाइम सेव होगा, मनी सेव होगी, एफर्ट सेव होंगे और मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो बेस्ट मेथड अगर आप अप्लाई करते हो तो हर जगह उसका बहुत फ़ायदा होता है। तो मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हर एक का अपना अपना मेथड होता है, जैसे जिसको वो बेटर लगता है उस तरीके से वो उसको यूज़ करता है। जैसे हो सकता है आपके भी अपने अपने मेथड्स हैं, सब स्टडी करते हो, कोई लिख के याद करता है, कोई वैसे ही बोल बोल के याद करता है। तो हर एक का अपना मेथड होता है बेटा हर चीज़ को करने का, लेकिन मेथड वही अप्लाई करना चाहिए जो आपका टाइम बचाए, एफर्ट्स को बचाए और आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा दे। तो हर एक का अपना अपना मेथड होता है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी अपने अपने मेथड्स को यूज़ करती हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल फॉर हायर लेवल मैनेजमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेक्चर्स एंड सेमिनार्स कैन बी ऑर्गेनाइज। क्योंकि बेटा जब आप हाई लेवल पे एजुकेशन लेते हो, अभी आप स्कूल्स में हो, अभी भी आप लेक्चर ही ले रहे हो, लेकिन जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ज़्यादातर वहाँ पर लेक्चर मेथड्स यूज़ होते हैं, सेमिनार्स यूज़ होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो इतने मैच्योर हो चुके हैं तो वो ईजिली समझ सकते हैं। तो मेथड वहाँ पर बेटर रहेगा लेक्चर। अब प्राइमरी क्लासेस होती हैं, छोटी क्लास होती हैं, तो हम उनको ज़्यादा एक्टिविटी देते हैं। पिक्चर्स वाले आप देखते हैं ना, उनकी बुक्स में पिक्चर्स ज़्यादा होती हैं, वो अट्रैक्ट रहें, तो वहाँ पर उनके लिए वो मेथड अच्छा है, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनका माइंड उस तरफ अट्रैक्ट होता है। तो बेटा मेथड्स डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों के ऊपर। तो हायर लेवल अगर मैनेजमेंट है तो वहाँ पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम और लेक्चर्स सेमिनार्स का हम यूज़ कर सकते हैं, वो मेथड वहाँ पर बेटर रहेगा हायर लेवल में। Whereas at the supervisory level on the job training method and work oriented methods are appropriate। अब मान लो सुपरवाइजरी लेवल है, आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, सुपरवाइजरी लेवल था उसमें, तो उनका क्या काम होता है, सुपरवाइज करना, यानी बिल्कुल जो वर्क करवा रहे हैं वो होते हैं जो सीधा डील कर रहे हैं वर्कर्स के साथ। तो उनके लिए बेस्ट क्या है, उनको तो बेटा जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि उनको तो पर्टिकुलर वर्क करना है ना, वो तो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। तो उनको जॉब ट्रेनिंग देनी चाहिए, वर्क ओरिएंटेड मेथड्स कि भाई कार्य पे ही सीखें वो, तो उनके लिए वो बेस्ट है। तो मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम इनको लेक्चर से सिखाएं बेटा कैसा काम करना है, तो ऐसे नहीं हो सकता ना, उनको तो प्रैक्टिकल वर्क करना है, हैंड से करना है, मशीनों से करना है, तो उनको तो जॉब ट्रेनिंग बेस्ट है। तो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस जगह पर क्या मेथड आपको यूज करना है बेटा। ऐसे ही एक चीज होती है हमारी रूल्स। अब सिंपल सी चीज है सर, रूल सारे नियम तोड़ दो, सुना है ना वो गाना, तो सर रूल तो हम मानते ही नहीं है कोई भी, रूल तो बनते ही तोड़ने के लिए हैं। क्यों, इंडिया में तो यही पॉपुलर है कि सर रूल बनने से पहले तो हम उसको तोड़ने का सोच लेते हैं, तो सारे नियम तोड़ दो और नियम पे चलना छोड़ दो। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, रूल सबको फॉलो करने चाहिए। अब देखो रूल्स जो सर्जिकल स्ट्राइक में थे वो क्या थे, ऑल कम्युनिकेशन डिवाइसेस अवेलेबल टू सोल्जर्स बैंड फॉर दिस सीक्रेट मिशन। आपने देखा ना कि उन्होंने क्या किया था, सबके फोन ले लिए थे। आपने देखा भी होगा, मूवी भी देखी होगी, तो उन्होंने सबके फोन्स ले लिए थे ताकि ये लोकेशन ना पता चल पाए, किसी को भी ट्रेस ना कर पाए, या ये किसी से कांटेक्ट ना कर पाए इन केस। तो वो उन्होंने रूल बना दिया कि भाई कोई भी अपने साथ मोबाइल फोन्स नहीं रखेगा, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं रखेगा। उसके बाद क्या किया जी उन्होंने, नो लीव्स वुड बी ग्रांटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उस दौरान जितने भी दिन का वो प्रोसेस था उस दौरान किसी को भी छुट्टी नहीं मिलेगी। ये रूल बना दिया गया था ताकि वो प्लान सक्सेस हो पाए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था, नो अटैक ऑन सिविलियंस नियर द पाकिस्तानी लॉन्च पैड्स। तो सिर्फ लॉन्च पैड्स पे ही बेटा अटैक करना था उनको, ये नहीं कि सिविलियंस यानी जो नागरिक हैं, आम जनता, उनको कोई भी नुकसान ना हो। तो ये रूल्स बनाए गए थे। तो रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और फॉलो करने के लिए होते हैं। ऐसे ही कंपनीज भी बेटा अपने अपने रूल्स बनाती हैं। देखो कैसे, रूल्स आर स्पेसिफाइड स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। यानी रूल्स एक स्पेसिफाइड स्टेटमेंट होती है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है जो हमें ये बताती है कि क्या करना है। दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्कशन। और उसमें बेटा कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती या लचीलापन नहीं होता कि भाई ठीक है रूल है हम तोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। रेड लाइट पे रुकना है तो रुकना है आपको। क्यों, क्योंकि वो रूल है, उसमें अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी दे दें कि जी कोई जा रहा है रूल, तो बेटा एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। रेड लाइट्स इसलिए बनाई गई है ना कि रूल्स को हमें फॉलो करना है, तो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कोई चांसेस नहीं होते। इट रिफ्लेक्ट्स ए मैनेजरियल डिसीजंस दैट इज सर्टेन एक्शन मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन। तो रूल बेटा एक डिसीजन की तरह होता है कि ये मुझे करना है या नहीं करना है। तो सिंपल सी चीज़ है कि ये एक ऐसा डिसीजन होता है जो हमें ये बताता है कि ये एक्शन लेना है या नहीं लेना। तो रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए, अपनी लाइफ में भी हमें रूल्स बनाने चाहिए। They are usually the simplest type of plans because there is no compromise or change unless a policy decision is taken। तो हम जनरली बोलते हैं
कि सबसे सिंपलेस्ट प्लान क्या है बेटा, रूल। सिंपल सी चीज़ है, मुझे रेड लाइट पर रुकना है, सिंपल सा प्लान है, या मुझे स्मोकिंग नहीं करनी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी एम्प्लॉय को, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा प्लान है। तो सबसे सिंपलेस्ट प्लान होता है बेटा, क्योंकि इसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। जैसे कि मैंने बता दिया, ज़्यादातर आप देखते हैं बहुत जगह लिखा होता है, पेट्रोल पंप पे जाओगे स्पेशली लिखा होता है रूल कि मोबाइल फोन्स नो, ऐसे साइन लगा होगा, नो स्मोकिंग। पेट्रोल पंप से आप स्पेशली देखते हो, ऐसी बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, आप जाओगे तो वहाँ भी नो स्मोकिंग के बहुत सारे बैनर्स लगे होते हैं। तो बेटा रूल्स है कि वहाँ पर आप स्मोकिंग नहीं करोगे। तो हर कंपनीज के अपने रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। चलो जी, अब बहुत देर हो गई बेटा, बीच बीच में मुझे भी बोलते बोलते, अब तुमसे भी बुलवाता हूँ कुछ। तो ट्रू और फॉल्स पे आते हैं बेटा फटाफट। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, जरा आप स्टार्ट हो जाओ फटाफट। रूटीन स्टेप्स टू कैरी आउट एक्टिविटीज आर कॉल्ड प्रोग्राम्स, ट्रू और फॉल्स, फटाफट आंसर दो जरा, इसका वेट कर रहा हूं मैं आपका। रूटीन स्टेप्स टू कैरी आउट एक्टिविटीज आर कॉल्ड प्रोग्राम्स, ट्रू है या फॉल्स है? अभी अभी हमने कुछ बात की थी, फटाफट जरा आंसर दो इसका, ट्रू और फॉल्स के अंदर। वेट कर रहा हूं मैं आपके चैट बॉक्स में आंसर्स का, जल्दी से जल्दी, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। पल्लवी अनुरागी ट्रू, सिद्दीकी नाज ट्रू, फॉल्स। आप स्पीड बढ़ी कुछ, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू। कुछ के ट्रू आ रहे हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स, ज़्यादातर के फॉल्स आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चंस को, मैं बार बार कह रहा हूँ, जल्दी नहीं, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो। रूटीन स्टेप्स टू कैरी आउट एक्टिविटीज, अभी अभी हमने बात की थी, वो क्या होते हैं? चलो जी देख लेते हैं क्या होते हैं। वो होते हैं बेटा प्रोसीजर्स, अभी हमने बताया था वो प्रोसीजर होता है, प्रोग्राम्स नहीं होते। तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि वो प्रोसीजर की बात की गई थी। प्रोसीजर्स होते हैं हमारे रूटीन स्टेप्स, जबकि वहाँ क्या था, प्रोग्राम्स। तो वो गलत है, यानी फॉल्स है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी फॉल्स दिया उनके लिए क्लैपिंग। चलो जी, एक और ट्रू फॉल्स है बेटा आपके सामने। ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड्स अ जनरल गाइडलाइंस टू द मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, यानी कि उद्देश्य रणनीति के कार्यान्वयन में प्रबंधकीय कार्रवाई और निर्णय के लिए एक सामान्य दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। तो ध्यान से पढ़ना बेटा, क्वेश्चन को मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस टू द मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। ध्यान से पढ़ना, उसके बाद जवाब देना मुझे, ट्रू और फॉल्स। जनरल गाइडलाइंस, ऑब्जेक्टिव क्या जनरल गाइडलाइंस होते हैं? तो फटाफट जरा आंसर दो, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब स्पीड बढ़ गई, अब मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, भाई बहुत फास्ट जा रहा है। ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। बेटा ध्यान से पढ़ो, जनरल गाइडलाइंस, तो मैंने ऐसा तो नहीं बताया अभी तक कि ऑब्जेक्टिव जनरल गाइडलाइंस होते हैं। तो इसका आंसर भी है फॉल्स बेटा, क्योंकि पॉलिसीज के बारे में आपको बताया था कि पॉलिसीज जो होती हैं बेटा वो हमारी जनरल गाइडलाइंस होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था पॉलिसीज। इसका मतलब वो स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता वो होता है पॉलिसीज। वेरी गुड, चलो आगे चलता हूँ अब। एक और ट्रू फॉल्स लेता हूँ बेटा। मेक और बाय डिसीजंस इज एन एग्जांपल ऑफ रूल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी अभी मैंने आपको ये डिसीजंस के बारे में बात भी की थी कहीं पर, तो आप बताओ फटाफट ये ट्रू है या फॉल्स है? मेक और बाय डिसीजन इज एन एग्जांपल ऑफ रूल इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्या मेक और बाय डिसीजन कंपनी के नियम का उदाहरण है? ये ट्रू है या फॉल्स है? फटाफट टाइप करो जरा अपने चैट बॉक्स में, वेट कर रहा हूं मैं। आंसर आने शुरू हो गए, ट्रू 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। तो बेटा सिंपल सी चीज़ है, मेक और बाय डिसीजन हमने रूल में तो कहीं भी ऐसी बात ही नहीं की थी। तो बेटा ये भी क्या है, फॉल्स। तो जिन्होंने भी फॉल्स दिया है उनके लिए क्लैपिंग, क्योंकि इसका आंसर है बेटा पॉलिसीज। पॉलिसीज ही मैंने आपको बताया था ना, परचेज पॉलिसी थी जैसे, तो उसमें हमने पढ़ा था मेक और बाय डिसीजन लें या ना लें। तो ये बेटा फॉल्स है, रूल्स नहीं होता ऐसा मेक और बाय का। बहुत बढ़िया जिन्होंने भी फॉल्स जवाब दिया इसका। फिर बेटा एक ये मैच का आ गया, अब ये इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन चीज़ें आपको दी हुई हैं। नो स्मोकिंग किससे मैच होगा, पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है, रूल्स है।
बी किससे मैच होगा, पॉलिसी स्ट्रेटजी रूल्स, और ₹10,000 ऑन ए न्यू अराइवल ऑफ कार क्या है। तो इनको मैच करना है आपको, ये मैचिंग का क्वेश्चन है आपके सामने, जरा मैच करके बताओ। ए का आंसर क्या है 1 2 3, बी का क्या है 1 2 3, सी का क्या है 1 2 3। तीनों को किससे मैच करोगे फटाफट जरा, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी वेट कर रहा हूँ मैं, जल्दी से मैच करो। ए का 1 आंसर आने शुरू हो गए, ए का 4, 4 तो है ही नहीं बेटा इसमें, 1 2 3 है। 1 का सी, जल्दी वेट कर रहा हूँ मैं। ए का 3, ए का 3 है, बी का क्या है, सी का क्या है, जल्दी से मैच करो जरा, जल्दी जल्दी। रामू शर्मा का आया है ए का 3, बी का 1 और सी का 2। चलो जी, रामू शर्मा, चलो वेरी गुड, इसने तीनों को मैच किया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो तीनों को मैच कर रहे हैं, मैं नाम सबके नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया जवाब था बेटा आपका रामू शर्मा। नो स्मोकिंग रूल्स है, अभी आपको बताया था। एडमिशन ओनली फॉर गर्ल्स क्या हो गया, पॉलिसी हो गई। कई स्कूल्स होते हैं ना या कई कॉलेजेस हैं जो सिर्फ गर्ल्स को ही एडमिशन देते हैं, तो उन्होंने ऐसी पॉलिसी बना रखी है। और मान लो जैसे नई कार आई है, उस पर 10,000 का बेनिफिट दे रहे हैं, तो वो स्ट्रेटजी है बेटा कार को बेचने के लिए। ₹10,000 ऑन न्यू अराइवल ऑफ कार, तो ये स्ट्रेटजी है एक तरीके का। एडमिशन ओनली फॉर गर्ल्स पॉलिसी हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, और नो स्मोकिंग तो रूल्स है ही है। तो बहुत बढ़िया बेटा, जिन्होंने भी करेक्ट आंसर्स दिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मैं फिर भी आपको आंसर दिखाई देता हूँ। ए का 3, बी का 1, सी का 2, और ये मैच भी कर ही दिए थे। चलो जी, एक और क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। एन एम्प्लॉय विल रिटायर एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, विच टाइप ऑफ प्लान इट इज। आपके सामने एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, फटाफट जरा टाइप करके बताइए मुझे इसका आंसर ए बी सी में से क्या होगा आपके हिसाब से। एक कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होगा, यह किस प्रकार की योजना है। नियम है, विधि है, नीति है, उद्देश्य है बेटा, रूल है, मेथड है, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव है। फटाफट वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर्स का, जल्दी से जल्दी। हिमानी पाल बेटा, हाँ आपने भी सारे आंसर सही दिए हैं, बहुत बढ़िया, आपके भी आंसर करेक्ट थे। मैं सबके देख रहा हूँ, सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं, ज़्यादातर मैं नाम ले रहा हूँ जिसका भी मुझे नज़र आ रहा है। ए बी सी डी, अब इसमें से फटाफट टाइप करो क्या आंसर है। आंसर आने शुरू हो गए, सी 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 सी, ए भी आया है कुछ का, ए सी 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 सी, ए सी और ए में कुछ कन्फ्यूज है बच्चे, बेटा ध्यान से पढ़ो। एन एम्प्लॉय विल रिटायर एट द एज ऑफ 60 ईयर, विच टाइप ऑफ प्लान इट इज। रूल है, मेथड है, पॉलिसी है, ऑब्जेक्टिव है। सी 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 सी, वेरी गुड। चलो जी, आंसर देख लेते हैं। पॉलिसी है बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पॉलिसीज होती हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी भी एक पॉलिसी, आप देखते हो हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज होती हैं कि 60 साल रिटायरमेंट एज है, ये पॉलिसी है बेटा। गवर्नमेंट की पॉलिसी है जनरली कि 60 साल में हम एम्प्लॉय को रिटायर कर देते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज हो सकती हैं। तो ये बेटा ये पॉलिसी का एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया, गुड। जिन्होंने भी सी आंसर दिया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लान विच हैज लीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि कौन सा प्लान है जिसमें सबसे कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे ये, जल्दी से जरा इसका आंसर देने की कोशिश करो मुझे फटाफट। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लान विच हैज लीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, यानी ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें सबसे कम लचीलापन है बेटा, फटाफट। फटाफट वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर्स का। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लान विच हैज लीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। ए स्ट्रेटजी, बी रूल, सी पॉलिसी एंड डी ऑब्जेक्टिव। आंसर आने शुरू हो गए हैं बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी 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 बी, बहुत बढ़िया आंसर सारे। रूल्स रूल्स बी, इसमें बहुत ज़्यादा करेक्ट आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। रूल्स के बारे में आपको बताया था कि सबसे कम फ्लेक्सिबल होता है बेटा, रूल्स को हम तोड़ते नहीं है, नियमों को हमें तोड़ना अलाउड नहीं होता, तो बहुत ही कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बहुत बढ़िया बेटा, रूल्स इसका करेक्ट आंसर है, वेरी गुड जिन्होंने भी रूल्स आंसर दिया है। एक और ले लेते हैं। कोहिनूर फूड्स लिमिटेड हैज बैंड स्मोकिंग इन फैक्ट्री प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाई द प्लान। यानी कि कोहिनूर फूड्स ने क्या कर दिया है, बैन लगा दिया है फैक्ट्री प्रीमाइसेस में। तो बेटा ये किस तरीके का प्लान है,
स्ट्रेटजी है, रूल्स है, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव है। फटाफट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से जल्दी आंसर दो इसका फटाफट, जरा वेट कर रहा हूं मैं आपका चैट बॉक्स में, फटाफट। बहुत बढ़िया, आंसर आने शुरू हो गए हैं इसके भी। बी 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 बी, बहुत स्पीड में चल रहा है बेटा, वेरी गुड। इसका आंसर भी रूल्स है, सिंपल सी चीज है, स्मोकिंग इन ए फैक्ट्री बैन कर दिया तो रूल है बेटा, उस हर ऑर्गेनाइजेशंस के अपने रूल्स होते हैं, तो नो स्मोकिंग इज ए टाइप ऑफ रूल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो जी एक और ले लेते हैं। द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल प्लान इज, सबसे सिंपलेस्ट प्लान कौन सा होता है? पॉलिसी है, रूल है, मेथड है, प्रोग्राम है? फटाफट जरा टाइप करो अपने चैट बॉक्स में, वेट कर रहा हूं मैं। सिंपलेस्ट ऑफ ऑल प्लान, सबसे सिंपल प्लान कौन सा माना गया है? पॉलिसी है, रूल है, मेथड है, प्रोग्राम है? जल्दी बेटा जल्दी, सिंपलेस्ट प्लान कौन सा है? जल्दी से टाइप करो जरा अपने चैट बॉक्स में, आंसर आने शुरू हो गए हैं इसमें भी, वेरी गुड। बी 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 बी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, आंसर है रूल। अभी आपको बताया भी था सबसे सिंपलेस्ट प्लान होता है रूल। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी बी आंसर दिया बहुत बढ़िया जवाब। एक और ले लेते हैं बेटा एमसीक्यू। मेथड्स मीन्स क्या होता है? प्रिस्क्राइब्ड वे टू परफॉर्म ए टास्क, रूटीन स्टेप्स इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डिटेल्ड स्टेटमेंट्स अबाउट ए कोर्स ऑफ एक्शन, या स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स ऑफ ए सर्टेन एक्शन। तो कौन सा आपके हिसाब से मेथड का सही आंसर है? ए बी सी डी में से जो भी आपको बेस्ट लग रहा है वो टाइप करिए जरा फटाफट। मेथड का मतलब क्या है? prescribed way to perform a task, routine steps in a chronological order, detailed statements about a course of action, या specific statements of a certain action। जल्दी से जल्दी टाइप करिए बेटा फटाफट, वेट कर रहा हूँ मैं आपका चैट बॉक्स में। बी बी बी, बेटा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, इसको मेथड के बारे में पूछा है, हर जगह रूल मत समझ लेना कि पिछले 3 आंसर सर रूल के थे तो ये भी रूल होगा बेटा। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, मेथड के बारे में पूछा है। बी 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 ए, मेथड का मतलब पूछा है बेटा। बी 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 ए बी में कंफ्यूजन आ रही है बहुत सारे बच्चों को, ध्यान से पढ़ो, लैंग्वेज में बोलता हूँ बार बार आपको। मेथड के बारे में पूछा है बेटा इसमें, तो बेटा इसका आंसर है, मेथड क्या होता है? सिंपल सी चीज है, कार्य करने का तरीका, तो सिंपल सी चीज है, इसका आंसर है ए, प्रिस्क्राइब्ड वे टू परफॉर्म ए टास्क, तो ए आंसर है इसका बेटा। ध्यान से पढ़ो, मेथड के बारे में पूछा है, ना तो ये बी है, ना सी है, ना डी है, ये है प्रिस्क्राइब्ड वे, काम करने का तरीका, तो इसका आंसर है ए। तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, ए आंसर है इसका। चलो जी एक और ले लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिसी कैन बी, पॉलिसी का एग्जाम्पल बताना है आपको। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कैश मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मेथड, रिक्रूटमेंट मेथडोलॉजी, तो इसमें से आपको क्या लग रहा है कौन सी पॉलिसी का एग्जाम्पल है? फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करो अपने ए बी सी डी कि कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है पॉलिसी का आपका। पॉलिसी ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है, डी हो सकता है? जल्दी से टाइप करिए चैट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूँ। पॉलिसी का एग्जाम्पल है, ध्यान देना बेटा। बहुत बढ़िया, आंसर आने शुरू हो गए हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, इसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो, ए बी सी डी, इसमें सब तरह के आंसर आ रहे हैं, डी ए डी ए डी ए डी ए डी 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 ए डी में आपको चॉइस है। तो बेटा इसका आंसर है रिक्रूटमेंट मेथडोलॉजी। आपको मैंने बताया भी था, पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट्स होती है, यानी वो रिक्रूटमेंट किस तरीके से करेंगे। रिक्रूटमेंट मेथडोलॉजी जो है बेटा वो पॉलिसी का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर है बेटा रिक्रूटमेंट मेथडोलॉजी। क्योंकि ये तो मेथड है, ये तो साफ ही लिखा मेथड है, मैनेजमेंट भी कोई पॉलिसी नहीं है, वो तो अपने हिसाब से करते हैं, ये तो स्ट्रेटजी है, तो इसका आंसर है डी। बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब एक छोटे से 2 टॉपिक हो रहे हैं, उनको फटाफट लेते हैं। प्रोग्राम, कार्यक्रम, नाम से आपको लग रहा है पता कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं बेटा, कि प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड स्टेटमेंट्स अबाउट ए प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड द बजट टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। तो प्रोग्राम बेटा एक ब्रॉड टर्म है जिसमें ये सारी चीजें आ जाती है, एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में,
जो हमें ये बताता है कि उस प्रोजेक्ट के पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर क्या है, रूल्स क्या है, टास्क क्या है, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए और बजट कितना लगेगा। तो प्रोग्राम बेटा एक बहुत ही ब्रॉड टर्म होती है जिसमें उस प्रोजेक्ट के बारे में ये सारी चीजें आ जाती है बेटा। ऐसे programs will include the entire gamut of activities as well as the organization policy and how it will contribute to the overall business plan। तो बेटा प्रोग्राम्स के अंदर पूरा का पूरा एक्टिविटीज ऐड हो जाती हैं, ये सारी एक्टिविटीज की ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज कैसी है और हम क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिजनेस प्लान के अंदर। तो एक ब्रॉड टर्म है, यानी उसमें हम पूरी एक्टिविटीज को मैच करते हैं, सरगम बोलते हैं ना, सरगम मिलाते हैं एक तरीके से। तो वो पूरी उसकी नीति जितनी भी है और उसकी योजना में कैसे योगदान करेंगे, तो एक ब्रॉड टर्म हो जाती है प्रोग्राम, उसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं बेटा। ये द मिनट्स डिटेल्स आर वर्कड आउट, प्रोसीजर्स, रूल्स, बजट्स विद इन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो प्रोग्राम के अंदर हम ये करते हैं कि ये सारी चीजें देखते हैं कि एक जो हमारी पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, रूल्स क्या है, बजट्स क्या है। तो वो सारा बेटा प्रोग्राम्स का पार्ट आ जाता है। तो प्रोग्राम एक ब्रॉड टर्म है जो किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये सारी चीजें अपने अंदर ले लेती है बेटा। लास्ट में आ जाते हैं बजट पे। अब बजट क्या है वो तो आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। सर बजट तो अभी हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। सर बजट क्या होता है? सर एक साल का हिसाब किताब होता है, कहाँ से पैसा आएगा कहाँ जाएगा, ये बजट होता है, सिंपल सी चीज़ है। तो वो तो आपको पता ही है। लेकिन आप देखोगे बेटा तो उरी में भी क्या हुआ था, बजट की जरूरत पड़ी थी कि वहाँ अटैक करना था। तो हर नेशन के पास करोड़ रुपीज होते हैं, बहुत डिफेंस फंड होता है हमारे पास बहुत बड़ा। तो उरी अटैक के लिए भी इसमें पैसा चाहिए था कि भाई डिफेंस बजट प्लान एडवांस में हम कर लेते हैं कि कभी भी जरूरत पड़े तो हम उसमें से पैसा यूज कर सकते हैं। तो ऐसे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको अलग से जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज के अपने पास फंड होते हैं, यानी बजट होता है उनका। जैसे हमारे पास भी रक्षा बजट आप सुनते हो आता है, तो उन्होंने उस बजट में से सारा पैसा यूज कर लिया। तो ऐसे ही बेटा ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी अपने बजट्स होते हैं। तो बजट है क्या चीज? बेसिकली ए बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। तो इसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सपेक्ट करते हैं, यानी नंबर्स में आता है ये। और इट इज ए प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो बजट क्या होता है बेटा? वो फ्यूचर फैक्ट्स और फिगर्स को बताता है, यानी इन फ्यूचर के बारे में तथ्य और आंकड़ों को बताता है। जैसे कि एग्जांपल है आपके सामने, फॉर एग्जांपल ए सेल्स बजट में फोरकास्ट द सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन ईच एरिया फॉर ए पर्टिकुलर मंथ। जैसे कंपनी सेल्स बजट बनाती हैं कि भाई दिल्ली में हमारी इतनी सेल होगी, हरियाणा में इतनी सेल होगी, और क्या नाम है आपका, उत्तर प्रदेश में इतनी सेल होगी। तो हम फोरकास्ट कर सकते हैं, नहीं बजट बना सकते हैं, एक एस्टिमेट बना सकते हैं कि हमारा मंथ में कहाँ कहाँ पर कितनी सेल होगी। ऐसे ही बजट को हम बेटा एज ए कंट्रोल डिवाइस भी यूज करते हैं, फ्रॉम विच डेविएशंस कैन बी टेकन केयर ऑफ। यानी हम डेविएशंस का मतलब समझते हैं ना, डिफरेंस, कि मैंने बजट बनाया कि भाई मैं इतनी सेल करूंगा 1000 यूनिट की, और अगर वो नहीं हो पाई तो फिर मैं देखता हूँ बाद में कि क्यों नहीं हो पाई। तो वो एक तरीके का डेविएशन मेजर भी होता है। तो कंट्रोल डिवाइस के रूप में भी काम करता है बजट, कि हमने जो बजट बनाया था उससे बाहर तो नहीं चला गया। तो वो चीजें भी बेटा इसके अंदर आती है। तो दो चीजें और पढ़ी हमने, बजट्स और ये एग्जांपल मैं आपको वैसे बता चुका हूँ तो इसकी जिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैश बजट का एग्जांपल है कि कैश बजट क्या होता है, वो आप पढ़ते ही हो, इसको आप बस एक बार वैसे ही देख लेना, क्योंकि मैंने आपको बजट बता दिया। वो सिंपली कुछ नहीं होता, न्यूमेरिकल सम्स में एक तरीके का होता है। जैसे मैंने कैश बजट का एक एग्जाम्पल लिया है आपके सामने कि कैश बजट से हमें ये पता चल जाता है कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, कितना कैश पॉजिटिव में रहेगा, तो कैश कितना रखना चाहिए। वो सारी चीज़ें बेटा कैश बजट में आ जाती हैं कि कैश कम भी ना रहे, ज़्यादा भी ना हो जाए, और क्या है, कमी भी ना पड़े उसकी। तो बजट का ये कैश बजट का मैंने एग्जांपल लिया है, बट इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको क्लियर है बजट क्या होता है। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, बस खत्म करने वाले हम क्लास। तो ये आपके सामने है बेटा, ए कंपनी प्लान टू हेल्प गवर्नमेंट टू इम्यूनाइज चिल्ड्रंस अगेंस्ट पोलियो। अब देखते हैं ना, पोलियो की दवाई पिलाने आते हैं, तो कंपनी ने क्या किया है, एक कंपनी ने सरकार को पोलियो के खिलाफ बच्चों के टीकाकरण में मदद करने की योजना बनाई है। तो ये बेटा किस टाइप का प्लान है आपको बताना है कि कंपनी हेल्प कर रही है गवर्नमेंट की, पोलियो के जो टीके लगते हैं उसमें हेल्प कर रही है। तो ये क्या है, किस तरीके का प्लान है, ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटजी है, प्रोग्राम है, या पॉलिसी है? तो फटाफट जरा इसका आंसर दीजिए, मैं आपका चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ, फटाफट। बस बेटा एंड होने वाली है क्लास, 2-4 मिनट में एंड कर दूंगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, खत्म है बस, सारे टॉपिक कवर करवा दिए मैंने। आंसर आने शुरू हो गए, सी 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 सी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं बेटा इसमें। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रोग्राम है ये, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमने सारी डिसीजंस इसके अंदर ले लिए। तो बेटा ये एक प्रोग्राम का पार्ट है। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी सी आंसर दिया बहुत बढ़िया।
एक ये है बेटा आपके सामने, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लान फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये 5 चीज़ें आपकी, और आपके सामने देखो ये ऑप्शंस हैं, तो आपको मैच करना है इसमें। ब्रॉड पैरामीटर, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स, रूटीन स्टेप, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, प्रोसीजर है, रूल्स है, बजट है, ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसीज है। तो ये मैं आपको खुद ही क्लियर कर देता हूँ, आपके सामने आप मैच कर सकते हो इसको। जैसे मैं आपको एक बता ही देता हूँ। वैसे पॉलिसीज क्या होती हैं बेटा, हमारा 1 मैच होगा ई से, क्योंकि पॉलिसीज क्या होती हैं, ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं बेटा हमारे, हम पढ़ चुके हैं। रूल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और रूटीन स्टेप्स क्या होते हैं बेटा, प्रोसीजर्स जो होते हैं वो हमारे रूटीन स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं लगातार। और बेटा स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होता है, बजट होता है। तो मैंने चारों को मैच करके दिखा दिया, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्रोसीजर क्या होता है, रूल्स क्या होता है, बजट क्या होता है और पॉलिसीज क्या होती हैं। तो ये सारे इससे आप मैच करोगे इस तरीके से। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने भी हैं। तो इसका आंसर होगा बेटा 1 को ई से मैच करोगे, सेकंड को बी से, थर्ड को ए से, फोर्थ को सी से। बहुत बढ़िया आंसर सारे हैं, वेरी गुड। एक एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं बस, ज़्यादा नहीं, खत्म करते हैं। ए प्लान स्टेटिंग ऑल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड इनकम फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड इज कॉल्ड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इन एक निश्चित अवधि के लिए सभी खर्च, राजस्व और आय बताते हुए एक योजना को कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको बेटा, कॉस्ट शीट, कैश स्टेटमेंट, बजट या प्रॉफिट एंड लॉस। कॉस्ट शीट, कैश स्टेटमेंट, बजट या प्रॉफिट एंड लॉस। आपके सामने बेटा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फटाफट आंसर दो बेटा, इसका वेट कर रहा हूं मैं। ABCD क्या आंसर होना चाहिए इसका, फटाफट आंसर आने शुरू हो गए। बहुत बढ़िया, सी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट जवाब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये तो फिर वही आ गया भाई, प्लान वाला। चलो जी, कंपनी प्लान टू हेल्प गवर्नमेंट टू इम्यूनाइज चिल्ड्रन अगेंस्ट टाइप ऑफ प्लान। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं भाई, ये तो प्रोग्राम था, वापस चला गया मैं। चलो जी बेटा, अब आप थक गए, आप बोले सर क्लास बंद करो सर, इतनी देर हो गई सर, इतनी देर हो गई, 2 बज गए सर, हम तो परेशान हो गए सर। तो बेटा लो, मैंने करेक्ट 2 बजे फास्ट स्पीड करके तुम्हारा पूरा काम कर दिया है। जितना भी टॉपिक था मैंने विद क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए टाइप्स ऑफ प्लान में। अब सिर्फ आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होमवर्क है बेटा, ये एक्टिविटीज़ हैं। और ये आपके लिए स्पेशली बेटा ज्योत्सना मैम ने भेजी हैं, वो मेरे साथ अभी पैनल लिस्ट में जुड़ी हुई हैं। और ज्योत्सना मैम ने स्पेशली भेजी है बेटा, एनसीईआरटी से ली गई हैं वैसे ये, और एनसीईआरटी में ज्योत्सना मैम ने ही ऐड की थी। ये देखो आपके सामने, ये आपका होमवर्क है सामने, स्क्रीनशॉट ले लेना इसके। ये एक्टिविटीज़ कौन कौन सी आपको आंसर देना है, ये सारी एक्टिविटीज़ है आपके सामने, देखो ध्यान से। और आपको डाउट ना हो तो इसलिए मैं आंसर भी दे रहा हूँ, लेकिन बेटा पहले आप खुद ट्राई करना, उसके बाद आंसर्स देखना, ये अब आपकी ईमानदारी है। ये देखो आंसर्स भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन बिना आंसर देखे आप ट्राई करना। ये आपके लिए होमवर्क है। देखो बेटा, एक केस स्टडी मैंने डाल दी है, थोड़ी लंबी सी है, लेकिन ध्यान से पढ़ना इसको। और मैं इसके आंसर्स भी साथ साथ डाल रहा हूँ, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। इन केस स्टडीज को भी आप देख लेना आराम से, तो बेटा आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि केस स्टडीज बहुत लंबी लंबी थी, इसलिए मैंने आपको एज ए होमवर्क दे दिए हैं ये, तो आप ध्यान से देखना इनको सबको। और सारी केस स्टडीज मैं आपके सामने ला रहा हूँ 1 बाय 1, और इसके आंसर्स के साथ हैं ये, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो आंसर्स भी आपके सामने आ रहे हैं बेटा, ध्यान से इनको बाद में वीडियो देखना, ध्यान से स्क्रीनशॉट देख लेना। होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क जरूर करना बिना आंसर देखे। हालांकि मैंने आंसर भी आपके लिए डाल दिए हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, लेकिन आप बिना आंसर के ट्राई करना। होमवर्क है ये सारा, केस स्टडीज आपके लिए, ध्यान से देखना वीडियोस को, विद आंसर्स हैं ये सारी की सारी। और ऑनलाइन क्लास की सपोर्ट आपके सामने है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ। कोई दिक्कत है आप इस वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। ये आपका टाइम टेबल है आपके सामने। अब टाइम टेबल आप सबको पता ही है, तो आपको टाइम टेबल बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये रूल बना दिया गया हमारे लिए, तो हम रूल को फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम 3 स्लाइड दिखाते हैं बेटा, तो ये रूल का एग्जाम्पल है। हमें ये स्टेटमेंट बोली गई है कि आपको ऐसा करना है, तो हम दिखा रहे हैं 3 स्लाइड आपको बार बार, कि कोई दिक्कत हो, टाइम टेबल हर बार दिखाते हैं, तो ये रूल का एग्जांपल है अभी। और नेक्स्ट शेड्यूल जो है बेटा आपका 19 तारीख को ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर स्टार्ट होगा, फ्राइडे को आपका। और मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच, एक्नॉलेजमेंट आपके सामने है बेटा। और कोई भी अभी भी आपका डाउट है तो मैं आपका चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ।
मैंने आपके लिए टाइम पे क्लास खत्म कर दी है। अब मैं आपका चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, कोई भी डाउट किसी भी तरीके का आप बता सकते हो। ऑब्जेक्टिव रिपीट कर दो बेटा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एंड स्टेटमेंट होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो आपने टारगेट बना लिया, मैं ये अचीव करूंगा एट द एंड, वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब सिंपल टर्म्स में होता है कि वो न्यूमेरिकल टर्म्स में होना चाहिए। एंड रिजल्ट होता है जो आपको बताता है, और विद इन टाइम लिमिट, वो ऑब्जेक्टिव है। कि मैं सर इस साल टॉप करूंगा, इतने परसेंट नंबर लाऊंगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो उसमें ऑब्जेक्टिव में सिंपली ये होता है बेटा कि ऑब्जेक्टिव में टाइम लिमिट फिक्स होती है, और आप न्यूमेरिकल्स में उसको नंबर्स में मेजर करते हो बस। और कोई डाउट? हिंदी में असाइनमेंट नहीं? अच्छा जी बेटा, इतने सारे क्वेश्चन मैंने हिंदी में टाइप किए आपके लिए, सारे हिंदी हिंदी के क्वेश्चन थे आज तो। असाइनमेंट में मैं हिंदी नहीं डाल पाया जल्दी जल्दी में। मैं कोशिश करूंगा बाद में आपकी असाइनमेंट हिंदी में डाल दूंगा इसको कन्वर्ट करके। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है सर? बेटा ये तो पिछला चैप्टर का है। डिसइन्वेस्टमेंट सिंपली होती है जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को बेच देती है। जनरली ये प्राइवेटाइजेशन में यूज होता है बेटा कि जब कोई सरकारी कंपनी अपने शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कंपनी को बेच दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। हिंदी में मैं केस स्टडीज डाल दूंगा, चलो आपकी कन्वर्ट करके आपको असाइनमेंट मिल जाएंगी बेटा। और कुछ? प्रोसेस एक बार बता दो पूरा। सर प्रोसेस क्या होता है बेटा? प्रोसेस क्या होता है? प्रोसीजर है, प्रक्रिया है कि पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया था आपको, प्रोसीजर्स क्या थे कि हम इतने बजे एंट्री करेंगे वहां पर, वहां से 7 टीमों में बांट देंगे, फिर इतने बजे वापस आएंगे। तो पूरे प्रोसेस स्टेप्स होते हैं बेटा, वो उसको बोलते हैं प्रोसीजर, यानी प्रक्रिया क्या होगी। जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हो तो एक प्रोसेस होता है ना कि भाई मैं इतने बजे यहाँ से जाऊंगा, इस सड़क से जाऊंगा, तो वो प्रोसेस है बेटा। प्रोग्राम रिपीट कर दो प्रियंका दास। बेटा प्रोग्राम एक किसी पर्टिकुलर, जब मैं प्रोजेक्ट को लेके चलता हूँ तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उसके ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी और जितने भी हमने प्लान्स पढ़े, वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जब हम उसके अंदर लेते हैं तो वो प्रोग्राम कहलाता है। नहीं ब्रॉड टर्म है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो वो कहलाता है प्रोग्राम। जैसे पोलियो को, अभी आपको एग्जाम्पल दिया, पोलियो को डिक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स बना रखे हैं, तो वो चीज़ हो गई प्रोग्राम। पॉलिसी, पॉलिसी क्या है बेटा? जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं कि ये हमारी पॉलिसी है। जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था ना कि ओनली गर्ल्स का एडमिशन होगा, तो वो पॉलिसी हो गई स्कूल की। तो इन्होंने पॉलिसी बना रखी है कि हम क्या करेंगे जी, सिर्फ फीमेल्स को ही एडमिशन देंगे। तो हर एक की अपनी पॉलिसीज होती हैं, नहीं जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं, जनरल गाइडलाइंस होती हैं बेटा, पॉलिसीज उनको बोलते हैं हम पॉलिसी। और स्ट्रेटर्जी क्या होती है जी? स्ट्रेटर्जी क्या होता है बेटा? रणनीति, मोर्चाबंदी, आप ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करोगे, किस किस रिसोर्सेज की जरूरत होगी आपको, वो सारी चीजें स्ट्रेटर्जी में आती हैं। उसमें आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है बेटा। एनी एक्रोनियम्स? बेटा एक्रोनियम नहीं है आज, सिंपल है, इसमें तो एक्रोनियम की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल सी चीजें हैं। अबू अफजल, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क डन बाय गवर्नमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर इज कम अंडर पॉलिसीज। यस बेटा, बहुत सारी पॉलिसीज बना रखे ना गवर्नमेंट ने वेलफेयर के लिए, लोगों के प्रोग्राम्स भी चला रहे हैं वो, तो पॉलिसीज होती हैं वो। बहुत सारी पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं। जैसे आपको स्कूल्स में भी क्या मिलता है? फंड मिलता है आपको, तो वो भी एक तरीके की गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बना रखी हैं कि भाई इनको हम बुक्स फ्री दें, किताबें फ्री दें, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा पॉलिसीज के अंदर। स्ट्रेटजी बता दी बेटा मैंने। अबू अफजल बेटा, हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क जो होते हैं बेटा, वो पॉलिसीज बना रखे हैं ना गवर्नमेंट ने, अपनी अपनी पॉलिसीज, तो वो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, यानी वो जनरल स्टेटमेंट्स हैं उनकी पॉलिसीज। डिफरेंट वर्क, अब हम सारे पॉलिसी नहीं कह सकते, बट बहुत सारी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की। सोशल वेलफेयर के अंदर जो हम करते हैं वर्क बेटा, पॉलिसीज उसके अंदर बहुत सारी हैं। सोशल वेलफेयर के लिए जनरल पॉलिसीज बनाई गई हैं। स्ट्रेटजी और प्लानिंग में क्या डिफरेंस है बेटा? प्लानिंग तो एक ब्रॉड टर्म हो गई, ऑपरेशनल प्लानिंग का मतलब ये तो प्लानिंग के पार्ट्स है ना, टाइप्स ऑफ प्लान है। स्ट्रेटजी क्या है? टाइप ऑफ प्लान। प्लानिंग तो एक पूरा प्रोसेस है हमारा, और उसका एंड रिजल्ट है प्लान्स। यानी प्लानिंग तो एक प्रोसेस हो गया, और स्ट्रेटजी क्या है? एक टाइप ऑफ प्लान है। तो एंड रिजल्ट जो होता है प्लानिंग का, वो होते हैं प्लान्स। तो डिफरेंस है बेटा स्ट्रेटजी में और प्लानिंग में। प्लानिंग तो एक पूरा प्रोसेस है, और उसका एंड रिजल्ट है प्लान्स, टाइप्स ऑफ प्लान्स जो हमने पढ़े। प्रीति सिंह, प्रीति शाह, बता दिया मैंने बेटा स्ट्रेटजी और प्लानिंग में क्या डिफरेंस होता है। प्लानिंग प्रोसेस है, स्ट्रेटजी एंड रिजल्ट है, यानी टाइप्स ऑफ प्लान है स्ट्रेटजी हो। चलो बेटा 2-8 हो गए हैं। मेथड और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है? विशाल कुमार, मेथड तो बेटा काम करने का तरीका है ना, और प्रोसीजर तो स्टेप वाइज होता है कि हमें किस
स्टेप पे क्या काम करना है। मेथड तो किसी कार्य करने का तरीका हो गया कि भी जैसे आपके पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, किसी और का पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है। बबलू चौधरी, लैक ऑफ एक्यूरेसी क्या होता है? भाई एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है बेटा? एक्यूरेसी का मतलब होता है 100% सही, मैं बिल्कुल एक्यूरेट हूँ। तो लैक का मतलब क्या होता है? कमी, एक्यूरेसी में कमी। तो लैक ऑफ एक्यूरेसी का मतलब ये है कि भाई हर जगह जनरली ये प्लानिंग में यूज करते हैं कि मैंने प्लान किया, लेकिन बेटा हम बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं हो सकते ना, कुछ ना कुछ तो कमी रह जाती है। तो लैक रहता है एक्यूरेसी में कि 100% हम सही नहीं हो सकते, एक्यूरेसी में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। नेहा गुप्ता सर, यू टीच सो वेल, थैंक यू फॉर टुडे क्लास। थैंक यू बेटा, आपका भी। सर कौन सी बुक प्रेफर करें? बेटा बुक आप कोई भी प्रेफर करो, बट एनसीईआरटी बेस्ट है वैसे बिजनेस स्टडीज के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी को यूज करो आप बिजनेस स्टडीज के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो वो बेस्ट है बेटा आपकी बुक। प्रोसीजर बता दिया बेटा, प्लान बता दिया, प्रोसीजर मैंने बता तो दिया आपका प्रोसीजर क्या होता है। सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं बेटा, कैसे हम उसको काम करना है। यस, राशन डिस्ट्रीब्यूशन कम अंडर पॉलिसी। सर पप्पू सिंह, यस बेटा पॉलिसी है गवर्नमेंट की ना, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो वीकर सेक्शन है उनको सस्ते रेट पे अनाज मिल जाए, तो एक तरीके से पॉलिसीज बना रखी है बेटा उन्होंने। यस बेटा, चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया आज। संगीता कुमारी, ओके बेटा, अब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच आप सबका, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए थे पैनलिस्ट, उन सबका भी, टेक्निकल टीम का भी, और जितने भी यूट्यूब पर हैं। थैंक यू प्रीति शाह, यूर टीचिंग स्टाइल इज अमेजिंग। थैंक यू बेटा। चलो बेटा अब मैं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट सेशन भी है, इसके बाद दूसरी क्लास भी होनी है। बाय।